ओके। नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत एक और लर्निंग प्रोग्राम के अंदर, एक और येट अनदर सेशन जिसका नाम है दोस्तों राइज। और मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत से लोग इवन मेरे आने से पहले भी इस जूम मीटिंग या इस यूट्यूब लाइव के ऊपर जो है वो ज्वाइन थे। बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलके। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। मैं हर 15 दिन में ये लाइव राइज करता हूँ, बट 15 दिन पहले थोड़ी मेरी तबीयत खराब नहीं सही नहीं थी, तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर आपने वो आज वाला ट्रेनिंग करना है कि नहीं करना है। वो देख के बहुत अच्छा लग रहा था। इट मीन्स कि बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं इसको, और बहुत सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको सीखने का मौका मिलता होगा इन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा, या उनकी टीम को जो वो सिखा पाते होंगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू वंस अगेन, और फिर से एक बार ऑफिशियली वेलकम करता हूँ आप सब लोगों का। मैं गौरव मेहरा आज के इस लाइव लर्निंग प्रोग्राम के अंदर दोस्तों, जिसका नाम है राइज। राइज का फुल फॉर्म है रियल इम्प्रूवमेंट बाय सेल्फ एजुकेशन। जैसा कि ये शब्द, ये डेफिनेशन बता रहा है कि असली इम्प्रूवमेंट एक इंसान के जीवन में किसी भी फील्ड में तब आनी शुरू होती है जब उसके अंदर खुद सीखने की, खुद नई चीजें लर्न करने की जो भावना है वो जागृत हो जाती है, कोई भी फील्ड क्यों ना हो। और जिस दिन आप में खुद कुछ सीखने की भावना आने लग जाती है, उस दिन से आप मानिए कि उस फील्ड के अंदर आप धीरे 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 कामयाबी की तरफ जो है वो आपके कदम बढ़ने लगते। तो आप सब लोग जो आज इस प्रोग्राम के अंदर जो कनेक्टेड हैं, और जो लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि वन बाय वन पीपल आर एडिंग अप। इवन यूट्यूब पे भी मेनी पीपल आर वाचिंग। तो आप सब लोगों को मेरी ओर से बधाई, क्योंकि आप सब लोगों ने जो पहला नियम है, जो लर्निंग का प्रोसेस का, या जो पहला नियम है, आप कह सकते हैं कि कामयाब होने का, कि खुद से सीखने की जो ललक या जो नियत आपने जो दिखाई है, उसके लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज का प्रोग्राम दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की जो बेसिक्स है उसके इर्द गिर्द रहेगा। स्पेशली जिन लोग ने पहली बार आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस प्रोग्राम के दौरान हम लोग बात करेंगे अगले लगभग 2 घंटे, 10:30 बजे डॉट में इस प्रोग्राम को आज मैं फिनिश करूंगा। हमारा जो लास्ट का जो 20 मिनट्स, 15-20 मिनट्स रहता है, वो लाइव क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहता है। तो अगर आपके कोई सवाल हो तो आप अंत में वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब मैं आपको लास्ट के सेक्शन के अंदर मैं देता हूँ। और शुरुआत के लगभग 1.5 घंटा मैं आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कोई ज्ञान या कोई ऐसी चीजें बताने नहीं वाला कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए, ये काम करने लायक है। क्योंकि मैं मोटिवेशन में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज में बिलीव करता हूँ कि इंसान को ये बताना चाहिए कि मैं क्यों इस काम से कन्विंस हुआ, या मैं कैसे कन्विंस हुआ। हो सकता है कि मेरी जो स्टोरी है इस बिजनेस में आने की, उससे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए, और उसमें कुछ छुपे हुए मेरे जो स्ट्रगल्स थे, या उसमें जो सवाल मेरे सामने आए, हो सकता है ऐसे कुछ सवाल आपको भी आज परेशान करते हो मार्केट में। और उन सवालों के मैंने कैसे जवाब ढूंढे, या क्या जवाब मैंने लोगों को दिए, वो आप लोगों को बताऊंगा। उन जवाबों से हो सकता है कि आप लोगों का कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। तो लेके चलता हूं दोस्तों आप सब लोगों को अपनी जर्नी की तरफ, कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने कदम रखा, कैसे मैं इस बिजनेस के अंदर आया, क्या क्या कठिनाइयां, क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए, और कैसे मैंने उन चैलेंजेस के अंदर अपना रास्ता बनाया। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सब लोगों को मैं अपनी जो जर्नी है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो बस आप में से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप प्लीज मुझे एक बार एक्नॉलेज कर दीजिएगा कि आपको जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई दे रही है, और मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है। तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को सब क्लियर दिख रहा है। ओके, आई कैन सी नसीम सर थम्स अप कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मेरी वॉइस और मेरा वीडियो, इसका मतलब मेरा पीपीटी एकदम क्लियर है। थैंक यू सो मच। सो नाउ ये एक फोन नंबर है दोस्तों मेरा, जो फोन नंबर आपको शुरू में इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को, अगर एंड में कोई सवाल आपके दिमाग में चल रहा हो, जो सवाल आपको या आपकी टीम को परेशान कर रहा हो, वो सवाल आप अंत में मेरे से पूछ सकते हैं, जिसके जवाब मैं आपको लाइव इसी ट्रेनिंग के माध्यम से अंत में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। प्लस में अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की ट्रेनिंग आपको फ्यूचर में भी इसकी नोटिफिकेशन आती रहे, तो आप इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मुझे छोड़ दीजिए, और
आप इस नंबर को अपने फोन बुक में सेव जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपका नंबर जब ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालूंगा, तो जब आपको कोई मैसेजेस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से आते हैं तो आपको भी वो रेगुलर जो नोटिफिकेशन है वो आपको आने लग जाए। तो शुरू करता हूं दोस्तों परिभाषा से, जो मैं आज तक मैंने अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग की इससे बढ़िया परिभाषा नहीं देखी। मेरी नजर से अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग को देखे तो ट्रूली दिस इज एन वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। जी हाँ, ये बिजनेस एक संभावनाओं भरा बिजनेस है। इसमें अनलिमिटेड संभावनाएं जो है इस बिजनेस में जुड़ी हुई हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज से पहले आपके साथ क्या हुआ, इस बिजनेस से उससे कोई लेना देना नहीं है। आप आज से चाहें तो अपने आने वाले जीवन में, अपने आने वाले नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ का एक नया चैप्टर आप लिख सकते हैं, एक नया अध्याय आप लिख सकते हैं। क्योंकि इससे पीछे आपके साथ कितना ही खराब क्यों ना हुआ हो, ये बिजनेस आपको मौका देता है कि आप रोज एक नई संभावना जो है इस बिजनेस के अंदर जो है आप खोल सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी बाकी जगहों पे अवेलेबल नहीं है। नौकरी में रहते हुए आप ये नहीं कह सकते थे कि मेरे पास अनलिमिटेड गलतियां करने की मेरे पास चॉइस है। या अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और आप ये बोले कि जी मैं अनलिमिटेड गलतियां कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी नहीं। 3-4 गलतियों के बाद आपका बिजनेस और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों ही सेफ नहीं रहेंगे। लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति जरूर कह सकता है कि जी मैंने पिछले 1 साल में, पिछले 2 साल में बहुत गलतियां की, क्योंकि मेरे लर्निंग के ईयर्स थे, मेरी बिगिनिंग थी। लेकिन उन 2 साल की गलतियों को ये बिजनेस बिल्कुल भूल जाता है, और तीसरे साल की शुरुआत से आप एक नया चैप्टर, आप एक नई हिस्ट्री की शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नाउ मैं दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर 2007 29 जून को मैंने ज्वाइन किया था। मैं अगर अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम गौरव मेहरा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। पला बड़ा मैं दिल्ली में ही, मेरी एजुकेशन जो है दोस्तों वो सारी दिल्ली और एनसीआर से है। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था गाजियाबाद से, और फिर अपना एमबीए किया था एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। एमबीए करने के बाद मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई टीवीएस मोटर कंपनी में, जहां बतौर टेरिटरी मैनेजर मैं कार्यरत था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हुई और मुझे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 राज्यों का डीलर चैनल संभालने का कार्यभार कंपनी की ओर से सौंपा गया। 6.5 लाख रुपए का मेरा एनुअल पैकेज था जो मुझे टीवीएस में मिला, और एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी जीवन जो हर 24 24.5 साल में एक बच्चा अपने लिए सपना देखता है, वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से मुझे एक शॉट में ही मिल गया। एक अच्छी सैलरी मिलने लगी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और एक अच्छी कंपनी के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत हो गई। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया नहीं, लाया गया अपने बॉस द्वारा, जो 29 जून 2007 को मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। इस बिजनेस में आने की सिर्फ एक वजह थी कि जो बॉस, जो व्यक्ति मुझे इस काम में लेके आए थे, उनको मना कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। वो टीवीएस में मेरे बॉस थे, तो जब उन्होंने मुझे इस बिजनेस की एंट्री करने के लिए कहा या पैसे देने के लिए कहा, तो मैं सच कहूं मेरे पास ना करने की कोई चॉइस ही नहीं थी। मैंने अपने बिना मन के या बेमन से उनको पैसे दे दिए, और ये सोच के पैसे दिए थे कि अब ये चैप्टर जो है वो यहाँ क्लोज हो जाएगा। आप में से बहुत से लोग शायद मेरे जैसे ही होंगे, जिन्होंने पैसे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि उनको लगा कि अब ये पैसे देने से जो बंदा या जो व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, ये पीछा करना बंद कर देगा। लेकिन इस इंडस्ट्री की, इस काम की बिल्कुल अलग नेचर है। इसमें जब आप किसी को पैसे देते हैं तो उसके बाद सामने वाला जो है पीछा करना कम या बंद नहीं करता, उल्टा आपके ऊपर और ज्यादा जोर लगाने लगता है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। जब मैंने पैसे दे दिए तो बॉस मुझे बार बार बोलने लगे कि जैसे तुमने अपने पैसे दिए हैं, ऐसे अब 4 दोस्तों के पैसे और दे दो। और वो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, क्योंकि ना तो इस काम की मुझे कोई समझ थी, ना इसको करने की मेरी कोई नियत थी, और सच कहूं तो ना ही इस काम के ऊपर मेरा कोई विश्वास था। लेकिन क्योंकि वो मेरे बॉस थे, तो उनको मुंह पे ऐसे ब्लंटली या बेशर्मी के साथ मना करना मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैं उनकी बात को टालता रहता था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने केबिन में मुझे बुलाया और मुझे अपफ्रंट पूछा कि भाई चक्कर क्या है कि तुम इस काम को ना तो कर रहे हो और ना तुम मना कर रहे हो। तो कोई तो ऐसी चीज है जो तुम्हारे मन में चल रही है, जो तुम मुझे खुल के नहीं बता रहे। तो उस दिन पहली बार मैंने सर को बोला कि सर ये काम मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस काम के ऊपर कोई विश्वास ही नहीं है। तो उन्होंने मेरे साथ एक डील की। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्ते में
गौरव एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आने जा रहा है, तू और मैं मिलके उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलते हैं। उस प्रोग्राम में जाने के बाद अगर वहां से निकलने के बाद तुझे ये लगा या तूने मुझसे ये कहा कि मैं अभी भी इस काम से कन्विंस नहीं हूं और मैं इस काम को करना नहीं चाहता, तो मैं वादा करता हूं कि जीवन में दोबारा कभी इस काम के लिए तुझे परेशान नहीं करूंगा। और अगर वहां से निकलने के बाद तेरा मन बना या तुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, तो हम मिलके इस काम को करेंगे। और वो डील मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे लगा ये रोज की छुपन छुपाई खेलने से, रोज की परेशानी या रोग की आंख आंख में चोली खेलने से 100 दर्जे अच्छा है कि मैं इनके साथ एक प्रोग्राम में चला जाता हूँ, इनका मन भी रह जाएगा और प्रोग्राम से निकल के तो यही कह दूंगा कि भाई मुझे तो काम करना नहीं है क्योंकि मुझे तो इस काम को समझ में आया नहीं। और वहां से ये चैप्टर मेरा परमानेंट क्लोज हो जाएगा। इस सोच के साथ या इस नियत के साथ मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन गया। और उस प्रोग्राम में जाने के बाद मैं सच कहूं तो मेरा असली सामना हुआ नेटवर्क मार्केटिंग से। उससे पहले तो मैं सच बताऊं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ना जानता था ना समझता था, लेकिन वहां जाने के बाद मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सी चीजें ऐसी पता चली जिनकी बातों को सुनने के बाद या जिन जिन लॉजिकल रीजनिंग्स को समझने के बाद मुझे ये मानना ही पड़ा कि ये काम छोटा नहीं है, बल्कि इस काम के प्रति जो मेरी सोच है या जो मेरी समझ है वो बहुत छोटी है। और वहां से फिर मेरी असली सफर आप कह सकते हैं, जो रियल मेरा जो जर्नी था वो नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू हुआ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं उस प्रोग्राम से निकला और मैं पागल हो गया और मुझे लगा इससे बढ़िया कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, मुझे अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो ये थोड़ा फिल्मी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, वहां से निकलने के बाद मुझे ऐसा जरूर लगने लगा कि ये काम उतना भी हल्का और छोटा नहीं है जितना मैं इसको आंकलन कर रहा था, या ये काम उतना भी खराब नहीं है जितना मैं इसके बारे में सोच रहा था। और ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, उसके भी मैं आपको कुछ वैलिड रीजंस बताऊंगा कि ऐसा मेरी सोच में बदलाव क्यों आया। सिर्फ वैसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये जो सोच में बदलाव आया इसका कारण क्या था, ये भी मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ। तो सबसे पहला कारण जो था मेरा वो ये था दोस्तों कि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। हाँ, आप शायद हैरान रह जाएंगे इस बात को सुन के कि लोगों को 2-2, 3-3, कई बार 4-4, 5-5 साल तक हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों को सही परिभाषा पता ही नहीं होती कि इस बिजनेस की क्या है। मैं भी उनमें से एक था। मैंने भी सुनी सुनाई, जैसे कुछ कुछ लोग इस काम को बोलते हैं ये चेन बनाने वाला काम है, कुछ लोग बोलते हैं ये मेंबर बनाने वाला काम है, कुछ लोग बोलते हैं ये बंदे जोड़ने वाला काम है। लेकिन एक्चुअल परिभाषा क्या है, असलियत में नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ये ना तो मुझे कभी किसी ने बताया और ना मैंने कभी किसी से पूछा। तो उस दिन पहली बार मुझे किसी ने बताया कि आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपके सामने वो डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है नेटवर्क और दूसरा शब्द है मार्केटिंग। तो अगर सरल भाषा में कहूं तो नेटवर्क बना के सामान बेचने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क बना के सामान बेचने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और अगर आप एक बार एमएलएम को या नेटवर्क मार्केटिंग को दिमाग से निकाल दें, तो क्या आप किसी ऐसी कंपनी को जानते हैं जो अपना सामान नेटवर्क बना के बेचती हो? अगर आप जानते हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर लिख के मुझे बता सकते हैं, तो मुझे आइडिया लगेगा कि आप एक्चुअली में मेरी बात को सुन भी रहे हैं और मेरी बात को समझ भी रहे हैं। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ, टीवीएस अपना सामान नेटवर्क बना के बेचती है, तो हीरो होंडा भी अपना सामान नेटवर्क बना के बेचती है, बजाज भी अपना सामान नेटवर्क बना के बेचती है, इवन रिलायंस हो या एयरटेल, वोडाफोन हो या आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक हो या हल्दीराम, निर्लास हो या सबवे, एक एक करके मैं और आप अगर जिक्र करते रहेंगे तो अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो जितनी भी बड़ी कंपनीज आपको दिखेंगी, हर बड़ी कंपनी अपने सामान को एक बड़ा नेटवर्क बना के ही बेच रही है। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो वो भी बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई कंपनी बड़ी बनी तो वो बड़ी ही इसलिए बन पाई
क्योंकि वो अपने सामान को एक बड़ा नेटवर्क बना के बेच रही है। ऐसे उदाहरण के रूप में आप सोचिएगा, हो सकता है जहां के भी आप रहने वाले हैं, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आप जहां के भी रहने वाले हैं उसके 30, 40, 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई ना कोई तो बढ़िया हलवाई वहां पे होगा ही। मान लेते हैं उस हलवाई का नाम है खुशीराम, और जो खुशीराम है, मान लेते हैं कि उनका जो रसगुल्ला है वो प्राइस में, पैसे में हल्दीराम के रसगुल्ले से सस्ता है, लेकिन क्वालिटी और स्वाद में हल्दीराम के रसगुल्ले से बेहतर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, खुशीराम जी का रसगुल्ला स्वाद और क्वालिटी में बेहतर है और पैसे और प्राइस में सस्ता है। उसके बावजूद भी आपका दिमाग क्या कहता है, ज्यादा पैसा कौन कमाता होगा, खुशीराम हलवाई या हल्दीराम? तो आप भी कहेंगे सर हल्दीराम ही ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि बात रसगुल्ले की नहीं है, बात नेटवर्क की है। आज हल्दीराम इंडिया के हर कोने के अंदर अपना रसगुल्ला या हर कोने के अंदर अपनी नमकीन पहुंचा चुका है। तो आज हल्दीराम एक बहुत बड़े नेटवर्क का मालिक है, इसी वजह से एक बहुत बड़े टर्नओवर और बहुत बड़े प्रॉफिट का मालिक है। तो याद रखिए, सिर्फ एमएलएम ही नहीं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी एक बड़े नेटवर्क के निर्माण के उद्देश्य से ही काम करती है। अगर मैं आपको थोड़ा हट के बताऊं तो आप अपने चारों तरफ देखें, धीरे धीरे धीरे, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक दिल्ली में कंपनी है जिसका नाम है कंट्री डिलाइट, या शायद आपने नाम सुना हो ग्रोफर्स का, या आपने नाम सुना होगा बिग बास्केट का। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, कभी सोचिए ये सारी कंपनीज लॉसेस में काम करती रहती हैं। गहरी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये कंपनीज काम कैसे करती हैं? शुरुआत में ये कंपनीज करोड़ों रुपया लगाती हैं और नेटवर्क बनाती हैं। नेटवर्क मतलब, आज सपोज करिए कि बिग बास्केट ये कहती है कि आज मेरा जो सामान है वो पूरे इंडिया के 10 लाख घरों में जाता है। तो कंपनी तो लॉस में है, लेकिन कंपनी ने क्या कमा लिया? एक 10 लाख घरों का नेटवर्क कमा लिया। फिर ये कंपनी क्या करती है? ये किसी बड़ी कंपनी जैसे टाटा को अप्रोच करके बोलती है कि देखिए जी, आज मेरे पास 10 लाख घरों का नेटवर्क है, मतलब मेरा जो सामान है छोटे से बड़ा, लेकिन सामान 10 लाख घरों के अंदर जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं? उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। वैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? कंपनी की क्या असली कीमत है, उसके लॉसेस से नहीं, उसके प्रॉफिट से नहीं, उसके नेटवर्क के साइज से पता लगाती है कि उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है। और सपोज करिए उसकी वैल्यूएशन निकल के आई 10 लाख घरों के हिसाब से बहुत बड़ी, तो वो लोग या तो अपना कोई ना कोई शेयर बेच देते हैं जिनसे जिनसे उनके सारे लॉसेस गायब हो जाते हैं, या कई बार एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद भी लेती है। जैसे अभी आपने देखा व्हाइट हैट जूनियर को बायजूस ने खरीद लिया, या टाटा ने अभी 1mg को या बिग बास्केट को खरीद लिया, या अभी आपने देखा होगा एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, या जियो ने, एक कंपनी है क्लिक, सॉरी क्लिक नहीं, एक और कंपनी है उसको जियो ने टेक ओवर कर लिया। मतलब मैं आप लोगों को ये सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, ये जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे जूम कार हो, जैपकार हो, कंट्री डिलाइट हो, ये और कुछ नहीं कर रहे। आप सोचिए ना, ओला ने अपना नेटवर्क बनाया टैक्सी के लिए, और उसी नेटवर्क को यूज करके ओला की मोटरसाइकिल बेच डाली। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो, अभी पीछे इलेक्ट्रिक बाइक बेची उन्होंने 1,25,000 रुपए की, जो रिकॉर्ड सेल है। तो आप मुझे बताइए, कहाँ तो ओला एक कैब की कंपनी थी और कहाँ उन्होंने बेच डाली क्या? एक इलेक्ट्रिक बाइक। उन दोनों का कोई मैच ही नहीं है। या अगर ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, एवरी कंपनी दे आर आफ्टर द नेटवर्क। पेटीएम आज भी लॉसेस में है दोस्तों, आज भी पेटीएम लॉस में है, लेकिन पेटीएम क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क को बढ़ाते चले जा रहा है। हर यूट्यूबर क्या चाहता है? मेरा नेटवर्क बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। सब बोलता है ना, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्यों लाइक करिए? लाइक करने से पैसे नहीं आते, आते तो व्यूज से हैं, लेकिन व्यूज जो है वो बढ़ेंगे कब? जब उसके सब्सक्राइबर्स ज्यादा होंगे। तो ये बात मैंने थोड़ी हट के कही, लेकिन आपके जहन में डालना चाहता हूं, असली कमाई हर बिजनेसमैन की नेटवर्क में ही है। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना बड़ा ही आपका नेटवर्थ होगा, उतने ही कीमती। इवन एमएलएम में भी आप देखेंगे तो बड़ा लीडर कौन है? वो बड़ा लीडर नहीं है जिसकी रैंक बड़ी है, वो बड़ा लीडर नहीं है जिसकी इनकम बड़ी है। बड़ा लीडर तो वही है जिसके एक्टिव टीम बड़ी है। टीम बड़ी नहीं, एक्टिव टीम बड़ी है। बोले तो आज मेरे पास 50 लोग हैं जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, आज मेरे पास 5,000 लोग हैं
जो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतने बड़े बिजनेसमैन आप कहलाएंगे। तो वापस लेके आ रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क बना के सामान बेचने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सामान बेचने के लिए 3 तरीकों में से पहला तरीका अपनाते हैं, उसको बोलते हैं B2B सेलिंग। याद रखिए, इस दुनिया में सामान बेचने के 3 ही तरीके बने हैं। पहला है B2B, जहां सामान की बिक्री एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन को कर दी जाए। इस प्रकार की सेलिंग को B2B बोलते हैं। जैसे जितने भी होलसेलर्स हैं, जितने भी आउटसोर्सिंग यूनिट्स हैं, ये सब B2B सेलिंग में है। दूसरे प्रकार की सेलिंग होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं B2C, या सामान की सेलिंग एक बिजनेसमैन से एक एंड कस्टमर को कर दी जाए। तो जितनी भी रिटेल शॉप्स हैं, जितनी भी मॉल्स हैं, जितनी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, टेली ब्रांड्स, 24 आवर के टीवी चैनल्स हैं, ये सब B2C के अंडर आता है। तीसरी और अंतिम प्रकार की सेलिंग होती है, उसको बोलते हैं C2C, जहां सामान की बिक्री एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को कर दी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे OLX.com, तो OLX पे सामान बेचने वाला कौन? एक कस्टमर। सामान खरीदने वाला कौन? वो भी एक कस्टमर। उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में सामान बेचने वाला कौन? एक कस्टमर। और सामान खरीदने वाला कौन? वो भी एक कस्टमर। तो याद रखिए, पूरी दुनिया में हर बिजनेसमैन बड़े नेटवर्क बना के ही सामान बेच रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई B2B के द्वारा बेच रहा है, कोई B2C के द्वारा बेच रहा है। हम लोग C2C के द्वारा बेच रहे हैं, लेकिन बेच हम भी सामान ही रहे हैं। पैसा हमें भी सामान बिकने का ही आता है। तो पहली चीज या पहला सवाल मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी सामान बेचना है। मैं टीवीएस में नौकरी कर रहा था, वहां पे भी सामान ही बेचना था, मैं सेल्स में ही था, तो उधर भी अल्टीमेटली सामान बेचने से ही पैसा आता था, यहाँ भी सामान बेचने से ही पैसा आता है। वहां भी बड़ा डीलर नेटवर्क बना के सामान बेचते थे, यहाँ भी नेटवर्क बना के सामान बेचता है। तो पहला डाउट या पहला कंसर्न या क्वेश्चन आप बोल सकते हैं मेरे ब्रेन का क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो मुझे परेशान करती थी, आप में से हो सकता है कुछ लोगों को परेशान करती हो, मुझे तो बहुत करती थी, कि मेरे को एक चीज डाइजेस्ट नहीं होती थी कि जितनी भी पढ़ाई मैंने पढ़ी या जितने भी आसपास अपने लोगों को पैसे कमाते देखा, हर जगह एक ही चीज कॉमन मैंने देखी थी कि अगर इस दुनिया में आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो पहले करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, और अगर आपको हजारों रुपए की कमाई करनी है तो पहले लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल उल्टा था। यहाँ पे बोल रहे थे लगेगा आपका हजारों में और उसके भी प्रोडक्ट मिल जाएंगे और पैसा आएगा लाखों में और एक दिन तो करोड़ों में चला जाएगा। तो ये जो रिवर्स मैथमेटिक्स है, ये मेरे ब्रेन में जाता नहीं था। लेकिन जब ये सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था तो सामने से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ने एग्जाम्पल दिया, तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिससे मेरा ये डाउट क्लियर हो गया। एक बार आप सोचिएगा, आप जहां के भी रहने वाले हैं, मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में आपने नाम तो सुना होगा, एक जगह है कनॉट प्लेस, जो वन ऑफ दी पॉश एरिया या वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट मार्केट आप कह सकते हैं दिल्ली की है कनॉट प्लेस। मान लेते हैं कि आपका कनॉट प्लेस में एक शोरूम है जिसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, और न केवल आपका 2 करोड़ रुपए का शोरूम है, बल्कि आप एक रीबॉक का जूते का शोरूम चलाते हैं जिसमें 50-1 लाख रुपए का जूता, मतलब आधे करोड़ रुपए का आपका प्रोडक्ट भी उस शोरूम में आपने रखा हुआ है। और न केवल 2 करोड़ रुपए का शोरूम है, 50 लाख का सामान आपने रखा है, बल्कि लाख एक रुपए महीने का आपका मीटर भी है। बोले तो बिजली का बिल, सैलरीज, सीसी लिमिट है तो उसका इंटरेस्ट, या और भी बहुत से खर्चे आप समझते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपए लगे हुए हैं शोरूम में, 50 लाख रुपए का सामान खरीदा हुआ है, उसके ऊपर से 1 लाख रुपए महीने का आपका मीटर भी चालू है। उसके बावजूद भी अगर पूरा महीना निकल जाए और 1 रुपए का भी सामान न बिके, तो मेरा सवाल आपसे इतना है, आपको कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा? सोच के बताइए। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद बोलेंगे सर प्रॉफिट तो छोड़िए, लॉस हो जाएगा, क्योंकि जब सामान ही नहीं बिका तो उल्टा माइनस में चला जाएगा। तो माइनस को छोड़ देते हैं, एटलीस्ट इनकम जीरो होगी। इस बात पे आप सब सहमत हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकम तो हो नहीं सकती। तो इस एग्जाम्पल से मैंने और आपने क्या सीखा
इसका मतलब प्रॉफिट, मुनाफा इन्वेस्टमेंट पे नहीं, सेल्स पे निर्भर करता है। रिपीट कर रहा हूं, मुनाफा या प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे नहीं, सेल्स पे निर्भर करता है। फर्क सिर्फ इतना है, ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों का सामान बेचने के लिए लाखों का सामान खरीद के स्टोर करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों का सामान बेचने के लिए आपको लाखों का सामान खरीद के स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो पेरेंट कंपनी हमारे बिहाफ पे कर रही है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों में ही अगर हजारों का प्रॉफिट चाहिए तो लाखों का सामान बेचना ही पड़ेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाखों रुपए की आमदनी यहां पर भी तभी आएगी जब आप और आपकी टीम मिलके करोड़ों रुपए का सामान बेचेगी। तो ये वाली चीज मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक की। बात तो सही है, टीवीएस के अंदर भी लाखों का मुनाफा डीलर को तभी आता है जब वो करोड़ों रुपए में अपनी बाइक्स को या सामान को बेचता है। यहाँ पे भी लाखों रुपए की इनकम या हजारों रुपए की इनकम तभी आती है जब आप लाखों रुपए में अपने सेल्स के टर्नओवर को ले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पे वो सेल्स करने के लिए स्टॉक रखना पड़ता है या स्टॉकिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे आपको वो लाखों रुपए की स्टॉकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और एक और एडिड एडवांटेज है, ध्यान से सुनिएगा, वहां पे करोड़ों रुपए के टर्नओवर करने से लाखों रुपए की इनकम आती है, यहां भी करोड़ों रुपए के टर्नओवर करने से लाखों की इनकम आती है। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे करोड़ों रुपए का टर्नओवर करने के लिए आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो आप अपने साथ एक टीम का निर्माण कर सकते हैं। कंपनी आपको लाखों रुपए की इनकम आपके टोटल टर्नओवर पे देती है, मतलब आप और आपकी टीम मिलके जितना टर्नओवर करेगी, रिपीट कर रहा हूं, आप और आपकी टीम मिलके जितने का टर्नओवर करेगी, उस टोटल टर्नओवर के ऊपर कंपनी आपको पे कर रही है। तो अगर आप और आपकी टीम मिलके लाखों में टर्नओवर कर रही है तो आपको हजारों की इनकम आएगी। अगर आप और आपकी टीम मिलके करोड़ों का टर्नओवर कर रही है तो आपको लाखों में इनकम आएगी। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग, income, profit is not dependent upon the investment you make. Profit is dependent upon the sales turnover. ये वाली चीज जैसे ही मुझे पता चली, मेरे बहुत से जो डाउट्स थे या जो कंसर्न्स थे वो हवा में जो है वो उड़ गए दोस्तों। एक और सवाल जो मुझे परेशान करता था, आई एम श्योर आपको भी करता हूं, कि चलो ये भी मान लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मुझे पता नहीं था, आज पता चल गया कि नेटवर्क बना के सामान बेचने को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ये भी चलिए मैंने मान लिया, मुझे समझ में आ गई बात कि भैया यहाँ पे भी आपको हजारों की इनकम लेने के लिए लाखों का टर्नओवर करना पड़ेगा और लाखों की इनकम लेने के लिए करोड़ों का टर्नओवर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी डाइजेस्ट नहीं होती थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाखों रुपए का टर्नओवर करने से केवल मुझे इनकम नहीं आ रही, मेरे साथ साथ जो मेरी टीम के लोग हैं उनको भी इनकम आ रही है। तो ये कैसे संभव है कि इतने प्रोडक्ट में इतना पैसा कैसे बढ़ जाता है? तो ये मेरे को जरूर एक दिमाग में जो है वो कंसर्न घूमता रहता था। तो ये मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने ये स्लाइड जरूर कभी ना कभी देखी होगी, लेकिन आज इस स्लाइड को मेरे नजर से देखने की आप कोशिश करिएगा तो आपको और अच्छे से ये स्लाइड समझ में आएगी। देखिए, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कहीं भी बिकता है तो बनता तो फैक्ट्री में ही है, और जो फैक्ट्री में सामान बनेगा उस कॉस्ट को कहते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब बनने की लागत। लेकिन कोई भी सामान सीधा फैक्ट्री से उठ के ग्राहक तक तो नहीं आता, उसकी एमआरपी के बीच में 3 तरीके के खर्चे जुड़े होते हैं। पहला उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा उसकी एडवर्टीजमेंट या उसकी मशहूरी का खर्चा, और तीसरा उसकी इंटरमीडिएटरी कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का खर्चा। ये तीनों चीजें मिलके दोस्तों बन जाती हैं एमआरपी। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आई वुड से ज्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उनकी एमआरपी का 40% भी नहीं है। तो पहले तो इस इस फैक्ट को डाइजेस्ट करते हैं कि क्या ये बात सही भी है, या हम वैसे ही अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गप्पे मार देते हैं कि 40% ही कॉस्ट होती है। तो आइए पहले तो इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है मोबाइल फोन, क्योंकि ये सभी के पास होता है, इसलिए इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सोचिए
एक मोबाइल फोन ऐसा भी है जो अगर आप लेने जाएंगे मे बी ओप्पो में, तो आपको वो 20,000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन सेम फीचर्स का फोन अगर आप सैमसंग में लेने जाएंगे तो आपको 30 या 35,000 रुपए में मिलेगा। और अगर सेम फीचर्स का फोन आप एप्पल में लेने जाएंगे तो आपको वही फोन जो है वो मे बी 60 या 70,000 रुपीज में मिलेगा। और आपने ये जरूर अपने आसपास देखा होगा, दुनिया ऐसे ही चलती है कि फीचर्स तो सेम है लेकिन लोग बोल देते हैं ये हायर ब्रांड है इसलिए इसके लिए पैसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर ये बात सत्य है कि फीचर्स वाइज तीनों सेम है, तो इसका मतलब क्या ओप्पो उसको लॉस में बेच रहा होगा क्या? नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है कि 20,000 रुपए में बेच रहा है तो वो लॉस में बेच रहा होगा, प्रॉफिट तो उसका भी होगा। तो इसका मतलब क्या ये एप्पल वाला जो है वो एक फोन के ऊपर 40,000 रुपए कमा रहे होंगे? नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो ये गुत्थी क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, बनने की जो लागत है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो तो चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, सैमसंग हो या इवन एप्पल हो, इन सब की बराबरी है, वो तो 20,000 से कम ही होगी। और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप इन फोन्स का पीछा करो तो आपको पीछे पीछे जाते जाते चाइना की सेम ही फैक्ट्री में दोनों बनते हुए मिल जाए। एक गेट से ओप्पो वाला बाहर आ रहा है, दूसरे गेट से सैमसंग का मोबाइल बाहर आ रहा है। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो अब पहली चीज क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो कम ही है। फिर ऐसा क्यों है कि एप्पल वाला 70,000 रुपए में बेच रहा है? तो उसका कारण क्या है दोस्तों, एप्पल वाले की जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो ओप्पो वाले से कम 100 टाइम्स ज्यादा है। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट जाएंगे तो अपना ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अच्छी जगह पे होर्डिंग लगाएंगे, करोड़ों रुपए में जो सेलिब्रिटीज ऐड में आ सकते हैं उन लोगों को ऐड में लेके आएंगे। तो एप्पल का जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है वो बाकी कंपनी से 100 गुना ज्यादा है, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा है। तो इसीलिए उसकी जो एमआरपी है वो बाकियों से बहुत ज्यादा है। प्लस अगर आपको एप्पल का डीलर मिलेगा तो एप्पल का डीलर आपको किसी छोटी मोटी जगह पे कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं आपको मिलेगा कि आपको किसी छोटी मार्केट में एप्पल का कोई शोरूम मिल जाए। किसी बड़े बढ़िया मॉल के अंदर ही जिसका 2-3 लाख रुपए महीने का रेंटल हो, ऐसे शोरूम आपको मिलेंगे एप्पल का मोबाइल बेचते हुए। तो अब अगर कोई डीलर है जो सबसे बड़े मॉल में उसको शोरूम खोलना ही है मजबूरी, क्योंकि एप्पल बोलता है मैं अपना ब्रांड वैल्यू जो है वो किसी भी तरीके से, जो ब्रांड वैल्यू उसके साथ में कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो मजबूरी है फिर उस डीलर की जो मार्जिन है वो ज्यादा ही रखनी पड़ेगी एप्पल को, नहीं तो डीलर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। यही वजह है कि एप्पल का जो मोबाइल है या कोई भी प्रोडक्ट है वो बाकियों से 2 या 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो 40% से कम ही होगी। इनफैक्ट अगर आपने कभी देखा हो कि एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन लॉन्च हुआ 70,000 रुपए में, लेकिन वही फोन जो है वो 1 साल के बाद जो है वो 50,000 रुपए में अवेलेबल हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? 1 साल में क्या चीज कम हो जाती है? तो एक चीज कम हो जाती है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। कंपनी ने उस पर्टिकुलर ब्रांड या उस पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर जो एड का खर्चा था वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वो नए मोबाइल पे कर रहे हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा कम होने की वजह से अब उसको सस्ते में बेच देते हैं। लेकिन फिर दोहरा रहा हूं, ये जो भी वेरिएबल है वो एडवर्टीजमेंट या इंटरमीडिएटरी कॉस्ट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो डे वन से ही उस प्रोडक्ट की 40% से कम में थी। तो ये तो पहली चीज मुझे समझ में आ गई। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सामान एडवर्टीजमेंट्स की वजह से कम और मेरे और आपके जैसे कस्टमर्स के रिकमेंडेशन से ज्यादा बिकता है। तो ये वाली बात पे भी मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि टीवीएस में भी जब मैं जॉब करता था तो हमारे को ये बहुत ज्यादा बोला जाता था कि सेटिस्फाइड कस्टमर ही 4 कस्टमर्स को आपके शोरूम में भेजेगा। शायद आप भी अगर कभी नौकरी सेल्स में किए होंगे या बिजनेस चलाते होंगे तो आप देखेंगे 90% जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो कैसे चलती है। जो डॉक्टर जिसके पास आप जाते हैं, या जो मिठाई वाला लोकल जिसके पास आप जाते हैं, या वो ज्वेलर लोकल जिसके पास आप जाते हैं, जिसकी कहीं कोई ऐड नहीं आती, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, या आप जिस डेयरी से अपना दूध मंगाते हैं, इनकी तो कोई ऐड नहीं आती। फिर आप कैसे पहुंचे? क्योंकि किसी सेटिस्फाइड कस्टमर ने उस डेयरी की, उस स्कूल की, उस ज्वेलर की, उस बैंक्वेट हॉल की, उस मिठाई वाले की, उस डॉक्टर की
आपको रिकमेंडेशन की, आप एज ए कस्टमर जो है आपके दिमाग में बैठ गया कि हाँ यार चाचा जी ने कहा था कि कभी कोई बीमार पड़े तो इस डॉक्टर के पास जाना, ये डॉक्टर बढ़िया काम करता है। या मेरे भांजे ने कहा था कि अगर आपको कभी भी मोबाइल फोन खरीदना हो तो इस दुकान पे जाना, ये दुकान जो है बड़े जेन्युइन मोबाइल फोन बेचती है। तो आप ये मानिए आज भी 90% मार्केट जो है वो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ माउथ रिकमेंडेशन के दम पे ही चल रही है। तो ये बात मुझे भी समझ में आती थी कि आज की तारीख में सामान जो है वो मेरे और आपके जैसे कस्टमर की सलाह से ही ज्यादा बिक रहा है। जैसे आज के युग की जितनी भी कंपनीज आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में आप ये देखिए, अगर आपने गोआईबीबो से कभी कमरा बुक कराया हो, या कभी आपने ओयो से कराया हो, या कभी आपने उबर एप्लीकेशन यूज की हो, जोमैटो यूज की हो, ये सब क्या कहते हैं कि आप मेरी एप्लीकेशन को अपने फोन बुक में जितने भी नंबर्स हैं उन सब लोगों को भेजिए रेफरल कोड के साथ। अगर आपके किसी भी व्यक्ति ने आपके रेफरल कोड से अगर पहला ऑर्डर दिया तो आपको हम कुछ ना कुछ रिवॉर्ड में कोई ई वैलेट या कुछ ना कुछ पैसे देंगे या जो भी देंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है, उनको भी ये बात समझ में आ गई कि अगर एक कस्टमर किसी को सलाह देता है तो उसकी जो वजन है, उसकी जो बात की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है उस सेलिब्रिटी से जो उसके ऐड के अंदर आ रही है। तो प्लीज इस बात को समझिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज की तारीख में एडवर्टीजमेंट से ज्यादा सामान मेरे और आपके जैसे कस्टमर्स के रिकमेंडेशन से ही बिक रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है? नेटवर्क मार्केटिंग कहती है कि जब सामान 40 रुपए में ही बन रहा है तो हम भी उसको 40 रुपए में ही बनाते हैं। 100 रुपए में बिक रहा है तो हम भी 100 रुपए में बेच लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये जो 60 रुपीज है ये उन चुनिंदा लोगों में ना बांट के जो पहले से करोड़पति हैं, ये 60 रुपीज या 60% हम उन कस्टमर्स में बांट देते हैं जो कस्टमर मदद करता है हमारा उस सामान को बिकवाने में। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 60% क्यों ना उन लोगों में बांट दें जो लोग हमारी मदद करेंगे इस सामान को बिकवाने में। मतलब अगर कंपनी का टर्नओवर हुआ 1 करोड़ रुपया तो कंपनी कहती है 1 करोड़ रुपए में से मैं 60 लाख रुपए बांटने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन लोगों को दूंगी, उन लोगों को बांटूंगी जो लोग मदद करेंगे मेरा सामान बिकवाने में। तो इस पर्टिकुलर लाइक इस मैकेनिज्म को कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। या अगर परिभाषा की बात करें तो इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर थ्रू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब एक सामान का एक मैन्युफैक्चरर से एक ग्राहक तक पहुंचना, एक ग्राहक के ही द्वारा, इसको कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। और किस सिद्धांत पे चलती है दोस्तों? ये परचेज यूज रिकमेंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इस सिद्धांत पे कर रहे हैं, मतलब सामान को बेच रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग इसको यूज करके सेटिस्फाइड हो जाए। रिपीट कर रहा हूं, जो लोग सामान को बेच रहे हैं और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि जिसको सामान मिले वो सामान को इस्तेमाल करके उससे सेटिस्फाइड हो जाए और फिर आगे उसके द्वारा सामान को रिकमेंड करवा रहे हैं, वो लोग इस बिजनेस में नेचुरली आगे बढ़ते जाएंगे और उनकी इनकम स्टेबल रहेगी। जो लोग आर्टिफिशियल हैं, जो लोग केवल अपॉर्चुनिटी की और इनकम को कमाने की अपॉर्चुनिटी को बेच रहे हैं बिना प्रोडक्ट के या बिना सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर के, वो लोग जल्दी शुरुआत में तो रेस पकड़ सकते हैं लेकिन बिजनेस की स्टेबिलिटी को पा नहीं पाएंगे। एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जब तक प्रोडक्ट से आपके लोग सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आप आगे अपने बिजनेस को स्टेबल नहीं बना पाएंगे। तो इसी सिद्धांत से नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। परचेस करिए, यूज करिए, आगे 4 लोगों को सलाह दीजिए। ये नेचुरली होता है, इसके लिए कोई आपको मोटिवेशन के टीके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेटिस्फाइड आदमी को सिर्फ आपको ये बताना ही है कि जब आप खुद खुश हो, जब आप खुद कन्विंस्ड हो और खुद इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हो, तो क्यों ना 10 लोगों को इकट्ठा करके हम उनको भी बताते हैं, शायद उनका कोई भला हो जाए और आपको पैसे मिल सकते हैं। इस साइकोलॉजी के साथ जब आप इस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं, ये नेचुरली चलता है। तो ये वाली बात सुनने के बाद, समझने के बाद मेरे को बहुत सारी चीजें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्लियर हुई। लेकिन यहाँ पे जाके एक चीज जरूर आपके माइंड में आ सकती है, जो आनी भी चाहिए, मेरे तो जरूर आई, कि ये सब समझ गया मैं, सब मान भी गया, लेकिन अगर ये बात सत्य है कि 40 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है
तो कंपनी 40 में क्यों नहीं बेचती? ये मेरे दिमाग में पहले दिन आया था। रिपीट कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या आया, 40 रुपए में बनी, 60 रुपए आपने मेरे को बांटे, 100 रुपए में बेची, तो कंपनी 40 रुपए में ही बेच दे। तो ये बात दोस्तों, या 45 रुपए में बेच दे। लेकिन ये बात दोस्तों सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? आप सोचिए कि आप दुनिया में कैसे किसी ऐसे सामान को खरीदना पसंद करेंगे जो आपके पास नहीं मिलता, जिसको फैक्ट्री से लेके आना पड़ता है। दूसरा, जिसको कोई बेचने को तैयार नहीं है। तीसरा, जिसकी आपको कोई जानकारी भी नहीं है। चौथा, जिसकी कोई प्रमोशन भी नहीं करता। आप ऐसे सामान को लोगे ही क्यों? कभी भी नहीं लोगे। आप कभी किसी ऐसे सामान को जो आपकी जरूरत का ही क्यों ना हो, लेकिन ना तो जिसको कोई एडवर्टाइज या प्रमोट या मशहूरी करने को तैयार हो, और ना कोई आप तक बेचने के लिए तैयार हो, तो आप क्यों जाओगे फैक्ट्री में खरीदने के लिए ऐसे किसी भी सामान को? तो याद रखिए, ये जो 60 रुपीज है, ये हर कंपनी की मजबूरी है। ये कंपनी को बांटना ही पड़ता है। यही इसी तरीके से दुनिया चलती है। हाँ, उनके पास सिर्फ ये चॉइस है, कोई कंपनी ट्रेडिशनल मॉडल को अपना के इस मार्जिन को सेलिब्रिटीज और अपने डीलर्स में बांट सकती है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अपना के इस पैसे को कस्टमर्स में बांट सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दुनिया ऐसे ही चलती है। चीज 40 रुपए में बनती है, बहुत बहुत 50 रुपए बधाई में बनती है, आपको। 60 रुपया बीच में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए खर्च होता ही है। उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मेरे को आपको एक मौका तो मिला पैसे कमाने का। नहीं तो आप सोचिए, अमिताभ बच्चन साहब को साल में 2-3 करोड़ रुपए अगर और मिल जाए, उनकी सेहत को क्या फर्क पड़ता है? और अगर उनको 2-3 करोड़ रुपए ना मिले तो भी उनकी सेहत को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके मेरे पास अगर अगले साल में 2-3 करोड़ रुपए आ जाए, तो हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। सो अभी तक मैंने आपको 3 चीजें क्लियर की जो मुझे समझ में आई। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग में लाखों रुपए लगाने से हजारों रुपए नहीं आते, लाखों रुपए का सामान बेचने से हजारों रुपए की आमदनी आती है। और तीसरा, ये जो आमदनी आती है, ये आती कहां से है, उसका मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो आपको बता दिया। नाउ एक क्वेश्चन और कई बार आपके दिमाग में आ सकता है, जो मेरे दिमाग में आता था कि भाई सामान बेचने वाली चीज तो ठीक है, लेकिन ये जो नेटवर्क है, देखिए जो मेन जो फंसता है ना दिमाग में सबके, वो यही चीज फंसती है। ये जो नेटवर्क है, इसके बारे में बहुत लोग गलत गलत चीजें बोलते हैं। तो क्या ये जो नेटवर्क है वो अच्छा है या बुरा? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपका दिल दिमाग क्या कहता है? क्या नेटवर्क बनाना अच्छा है या नेटवर्क बनाना बुरा है? आपको क्या लगता है, नेटवर्क बनाना अच्छा है या नेटवर्क बनाना बुरा है? तो आप जो भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके हिसाब से नेटवर्क बनाना अच्छा है या नेटवर्क बनाना बुरा है? या इसको दूसरे तरीके से पूछता हूं, आपके हिसाब से चाकू अच्छा है या बुरा है? चाकू अच्छा है या बुरा है? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बोले सर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण, अगर आप एक चाकू को एक शेफ के, खाना बनाने वाले के हाथ में दे दो, तो वो एक बहुत स्वादिष्ट खाना बना सकता है, करेक्ट? लेकिन उसी चाकू को अगर आप किसी डॉक्टर के हाथ में दे दो, तो वो किसी की जान बचा सकते हैं ऑपरेशन करके। लेकिन सेम चाकू को अगर आप किसी डाकू के हाथ में दे दो, तो वही चाकू से वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की जान ले भी सकता है। मतलब ना तो चाकू अच्छा है, ना तो चाकू बुरा है। चाकू ताकतवर है, पावरफुल है। हाँ, निर्भर इस बात पे करेगा कि चाकू चलाने वाला व्यक्ति की नीयत क्या है, कि वो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है या बुरे काम के लिए हो रहा है। उसी प्रकार दोस्तों याद रखिएगा, नेटवर्क ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, नेटवर्क ताकतवर है। लेकिन हाँ, ये नेटवर्क बनाने वाले की नीयत पे निर्भर करेगा कि वो इस पावरफुल नेटवर्क को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर इस नेटवर्क को सामान बेचने की नीयत से बना रहा है, तो वो खूब टर्नओवर करेगा, खूब इनकम कमाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी नेटवर्क को सामान बेचने की नहीं, ऐसा लोगों के लूटने की नीयत से बना रहा है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, दोनों केस में जैसे मैंने आपसे कहा, नेटवर्क ताकतवर है, छोटी मोटी चोरी नहीं होगी, बड़ी वाली डकैती होगी। लेकिन इसमें नेटवर्क का कोई आई वुड से कि कोई कसूर नहीं है, क्योंकि नेटवर्क तो ताकतवर एनीवेज है। ये तो बनाने वाले की नीयत पे निर्भर करता है कि वो नेटवर्क को किस नीयत से बना रहा है। और ये जब मेरे को समझ में आई,
तो मुझे ये बात समझ में, जैसे उदाहरण आप लीजिए, आर्मी जब बहुत सारे सोल्जर इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक आर्मी है, वो भी एक नेटवर्क है। और जब बहुत सारे टेररिस्ट इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक नेटवर्क है। प्लीज इस बात को समझिए, दोनों केस में बन तो नेटवर्क ही रहा है, लेकिन नेटवर्क को किस नियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर निर्भर करेगा कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं या आप एक बुरा काम कर रहे हैं। तो याद रखिए, नेटवर्क ताकतवर है, नेटवर्क ना तो अच्छा है न तो बुरा है, नेटवर्क ताकतवर है। नाउ उसके बाद उन्होंने कुछ पास्ट और फ्यूचर बताए नेटवर्क मार्केटिंग के। उन्होंने बताया कि 1941 में अमेरिका से नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो शुरू हुई। 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग चलती है। इंडिया में 1998 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई और जो एनुअल टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग का वो $200 बिलियन से ज्यादा का होता है। इसके अलावा इंडिया की 21वीं पोजीशन है आज पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में। और आप समझ सकते हैं इंडिया इज सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कितना बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के आगे बढ़ने का। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी उन्होंने बताई जिसमें दिखाया कि आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी। एक स्लाइड और दोस्तों, 1,80,00,000 बच्चे जो हैं वो 2025 तक इसमें अपना भविष्य बनाएंगे। एक स्लाइड और दोस्तों जो मैंने बनाई है इसी के अंदर की नेटवर्क मार्केटिंग आज के युग में सबसे बढ़िया चॉइस क्यों है, बस ये और बता के फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अगले चैप्टर की तरफ आपको लेकर। तो मेरी नजर में नेटवर्क मार्केटिंग आज बेस्ट चॉइस क्यों है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंडस्ट्री दोस्तों दुनिया में 3 फेजेस से गुजरती है। सबसे पहला फेज होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं सहूलियत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लग्जरी। मतलब कोई भी चीज नई नई मार्केट में आती है तो वो मार्केट की लग्जरी होती है। जैसे उदाहरण, आज से 20 साल पहले जब एसी आए तो एसी मार्केट की लग्जरी थे, या मोबाइल फोन आए तो उस समय पे वो फोन लोगों के लिए सहूलियत का विषय था। और वो जमाने में लोग शायद मजाक भी उड़ाते होंगे, जिनके घर में एसी होता होगा लोग हंसते एसी है इनके घर में, या इनके घर में तो मोबाइल फोन है। जैसे आज की तारीख में ऑर्गेनिक दाल अगर कोई खा रहा है घर में, या किसी के घर पे अगर एयर प्यूरिफायर है तो एयर प्यूरिफायर एक सहूलियत का विषय है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों आज की सहूलियत आने वाले कल की जरूरत में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल, एसी आज से 10, 15, 20 साल पहले एक सहूलियत था, लेकिन आज एसी एक जरूरत का विषय है। आज सहूलियत नहीं है, आज एक जरूरत का विषय है। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले नमकीन या बिस्किट्स घर पे होना एक सहूलियत का विषय थे, लेकिन आज ये सहूलियत का नहीं, एक जरूरत का विषय है। हर घर के अंदर आपको देखेंगे तो जरूरत है, आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा आपको। लेकिन ये श्रृंखला यहाँ रुकती नहीं दोस्तों, ये यहाँ पे रुकता नहीं। आज की सहूलियत आने वाले कल की जरूरत, आने वाले परसों की मजबूरी बनेगी ही। तो याद रखिए, जो आज की सहूलियत है वो कल जरूरत बन जाती है और परसों मजबूरी में तब्दील हो जाती है। जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल फोन एक सहूलियत था, कोरोना से पहले में भी मोबाइल फोन एक जरूरत था, लेकिन आज मोबाइल फोन एक मजबूरी का विषय है। इंटरनेट आज एक मजबूरी का विषय है। अगर आपके घर में मोबाइल और इंटरनेट नहीं है तो आप बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको कम से कम मोबाइल फोन और इंटरनेट तो घर में चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि हर इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इन 3 चरणों से गुजरता ही है। उसी प्रकार दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग कोरोना से पहले मार्केट की सहूलियत थी, एक लग्जरी थी। करने वाले बहुत सारे लोग हमें मजाक में कई बार बोल भी देते थे कि ये काम अभी करेंगे लेकिन जिस दिन जरूरत लगेगी उस दिन करेंगे, आज तो जरूरत नहीं है। लेकिन कोरोना ने बहुत से लोगों को सबक सिखा दिया कि भैया दुनिया में एक सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम पे भरोसा मत करिए। भगवान ना करे कभी भी कुछ अकस्मात हो गया तो कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो अब धीरे धीरे लोगों को सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आने लगी है। मतलब पोस्ट कोरोना नाउ नेटवर्क मार्केटिंग एक सहूलियत का नहीं, एक जरूरत का विषय बन गया।
लेकिन याद रखिएगा, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, ये यहाँ रुकेगा नहीं। और आप वेट करिए 3-4 साल, 2025 आते आते यही काम, यही इंडस्ट्री लोगों की मजबूरी बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास खुद ब खुद आपके जानकार आपको अप्रोच करके ये पूछेंगे कि यार मुझे भी बताइए, मैं ये काम करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। या मेरा बच्चा जो है ये पास आउट हो गया है, 6 महीने से ऊपर हो गए, नौकरी इसकी लग नहीं रही है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने साथ लगा के इसको थोड़े टाइम अपने साथ अपना काम करवाइए। दैट टाइम विल कम, आई प्रॉमिस यू दैट। बस आपको क्या करना है, उस समय तक अपने आप को इतना कामयाब बना लेना है कि जब लोग ढूंढे नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनको आप सबसे पहले दिखने चाहिए। याद रखिएगा, आप कितने ही उनके प्यारे क्यों ना हो, लेकिन जब एक आदमी खुद मन से ये ढूंढता है कि मुझे अपने बच्चे को या खुद मैंने इस काम को करना है, तो जुड़ेगा तो वो नंबर 1 के साथ ही, जुड़ेगा तो वो कामयाब के साथ ही। जैसे उदाहरण हो सकता है आपके दिमाग में हो कि मोबाइल का बिजनेस किसी काम का नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आपको लगा नहीं मोबाइल का बिजनेस बढ़िया चल सकता है, मोबाइल के बिजनेस में बहुत पैसा बन सकता है, और आपने सोचा मोबाइल का बिजनेस करेंगे, लेकिन मोबाइल का बिजनेस जिस दिन आपने सोच लिया, उस दिन आप ये कभी नहीं सोचोगे कि नोकिया का मोबाइल बेचने मिल जाए। उस दिन आपकी नजर एप्पल पे, आपकी नजर सैमसंग पे ही होगी। क्यों? क्योंकि हर आदमी जुड़ना उसी के साथ चाहता है जो खुद कामयाब है। तो याद रखिए, आपके पास ये 3-4 साल का मौका है। 2025 तक अपने आप को मार्केट में इतना बड़ा एस्टैब्लिश कर लीजिए कि जब आपके आसपास वाले लोगों को इस इंडस्ट्री की समझ आने लगे और ये इंडस्ट्री उनकी मजबूरी बनने लगे, उस दिन आपके अलावा उनको और किसी को देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए मैं कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है दोस्तों, वो आज की तारीख में सबसे बढ़िया तरीका है काम को करने का। तो ये सारी चीजें दोस्तों जब मैंने समझी, तब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग जो था वो करने के बारे में मेरा जो है मन बनने लगा। मुझे लगा कि यस, मुझे ये काम को करना चाहिए। और फिर मैंने क्या किया, मैंने बना लिया कि मैं इस काम को करूंगा जरूर। क्योंकि ये सारी चीजें जानने के बाद फिर मैंने क्या किया, कुछ अचीवर्स को अपनी आंखों से देखा, जिनको देखने के बाद मेरा जो विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ गया। और उन अचीवमेंट्स की जो पैसिव इनकम जब आ रही थी, उस पैसिव इनकम को सुन के तो मेरा जो आकर्षण था वो और ज्यादा बढ़ गया। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक बार इस काम को करके तो देखूंगा ही देखूंगा। इस नियत के साथ मैंने इस काम को शुरू किया। तो आगे की जर्नी आप लोगों को बताऊं, उससे पहले एक बार फिर अपना फोन नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूं। इस फोन नंबर पे अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लास्ट के 15 से 20 मिनट जो है मैं लाइव क्वेश्चन आंसर्स करूंगा, उसमें आप इस सवाल को भेज सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस ट्रेनिंग की या कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहे, तो आप इस नंबर के ऊपर आप एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि आपके नंबर को ऐड कर लूं, तो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपके नंबर को डलवा दूंगा। लेकिन इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, तभी आपको उसकी नोटिफिकेशंस जो हैं वो रेगुलरली आती रहेगी। तो ये सारी चीजें जब मैंने आपसे कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करूंगा, तो मैं अपने घर गया, अपने दोस्तों के साथ गया, अपने फैमिली के साथ डिस्कस किया, और मैंने सबको बताया कि भाई आज एक काम मिल गया, एक ऐसे काम के बारे में पता चल गया जिसमें तू भी करोड़पति बन सकता है, मैं भी करोड़पति बन सकता हूँ, हम मिल के कमाल करेंगे। और जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को बताया, कमाल हो गया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे गले लगाया, मुझे कहा वाह तू कहाँ था मेरे भाई, मैं भी तेरे साथ ये काम को करना चाहता हूँ, और मैं पैसे लेके बड़े दिनों से इंतजार ही कर रहा था कि कोई आए और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करवाए। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने अपने दोस्तों को जाके बताया, मेरी ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने, मेरे को बोल बोल के उन्होंने इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि तेरा दिमाग खराब है, ये कोई काम करने लायक होते हैं, तू अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी भली नौकरी चल रही है, इन चक्करों में मत पड़ जाइए, हमने बहुत कर करके देख लिए। और पता नहीं क्या क्या बोल बोल के मेरी उन्होंने जितनी हवा भरी थी, सब पिन मार मार के गिरे गुब्बारे की सारी हवा उन्होंने निकाल दी। और जब अपने प्यारे उन दोस्तों के साथ जिनके साथ सुबह शाम का मेरा उठना बैठना था, जब उन्होंने मेरा अप्रोच करना शुरू किया, तब मुझे भी डाउट्स आने शुरू हो गए। यार पता नहीं सच में मुझे कोई बेवकूफ तो नहीं बना गया, सच में मैं भी कुछ गलत तो नहीं समझ गया।
तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में लड़ाई चलने लगी। लेकिन हाँ, एक चीज की जरूर मैं अपनी तारीफ करना चाहूंगा, ना मेरी इनकम की ना मेरी अचीवमेंट की, लेकिन एक तारीफ जरूर मैं अपनी करना चाहूंगा कि मैंने पहले दिन अपने आप से ये वादा और समझ लिया था कि इस काम को छोड़ना बहुत आसान है और मैं छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे सवाल जितने मर्जी हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे इस काम को शुरू करवाया है, उन सवालों के जवाब देने का एक मौका मुझे उस व्यक्ति को जरूर देना चाहिए। ये मेरे दिमाग में क्लियर था कि एक मौका मैं उनको जरूर दूंगा। हाँ, उनके जवाब सुनने के बावजूद भी अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसके बाद मैं इस काम को छोड़ दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक मौका जरूर उनको दूंगा। तो मैंने सेम चीज की। मैंने अपने जो बॉस थे जिन्होंने मुझे इस काम को बताया, उनके सामने ये सवाल रखे और उन्होंने मुझे क्या क्या जवाब दिए वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल लोगों ने पूछना शुरू किया, अरे इतनी कंपनी आई, इतनी कंपनीज फेल हो गई, ये वाली चल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? कुछ लोगों ने बोला, अरे ये वही चेन सिस्टम है भाई, मेंबर बनाने का काम है, शुरू शुरू में चेन बन जाती है, एक दिन चेन खत्म हो जाती है। कुछ लोगों ने बोला, अरे इसमें बहुत सारे लोग फेल हो गए, मैं कितनों को जानता हूं जिन्होंने बड़ा एग्रेसिवली किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ छोड़ के भी किया और फिर वो बर्बाद हो गए, और इस चीज की क्या गारंटी है कि तू कामयाब हो जाएगा? तो ये सारे सवाल जब मेरे सामने आए तो उनके क्या जवाब मुझे मिले, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि कितनी आई और कितनी चली गई। तो मैंने भी अपने बॉस के सामने इसी लहजे में उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको पता है कितनी कंपनी फेल हो चुकी हैं इस काम में? तो उन्होंने पलट के मुझसे पूछा, अच्छा कितनी फेल हो चुकी हैं? तो अब जब उन्होंने पूछा कितनी फेल हो चुकी है, तो मैंने बोला ऐसे तो मुझे नहीं पता कि कितनी फेल हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी फेल हो चुकी है। बोले अच्छा, फिर बहुत सारी फेल हो चुकी है तो 15-20 के नाम बता दे। तो मैंने बोला नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी फेल हो चुकी है। तो उस दिन उन्होंने मेरे को बताया कि गौरव, दो प्रकार के लोग हैं। पहले तो वो लोग हैं जिनको लगता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जिसको वो जानते हैं वो बंद हो गई, लेकिन वो आज भी चल रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जिनको लगता ही है कि वो जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वो सोच रहे हैं कि बंद हो चुकी है, वो आज भी चल रही है, लेकिन उनको लगता है कि वो बंद हो गई। जैसे आज भी मुझे कुछ लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं, अरे एमवे वो तो बंद हुए बहुत टाइम हो गया, आज भी बोल देते हैं लोग। और फिर मैं उनको बोलता हूँ, अरे क्या बात कर रहे हो सर, वो तो अभी भी चल रही है कंपनी। बोले अच्छा चल रही है क्या? हमारे गांव में तो 3 साल पहले ही बंद हो गई थी। तो याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनीज है जो आज भी चल रही है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बंद हो गई। और ऐसा क्यों लगता है वो भी समझिए। सपोज करिए मैं आपका रिश्तेदार हूं और मैंने आपको आके XYZ कंपनी को ज्वाइन करा दिया। अब XYZ कंपनी को ज्वाइन कराने के बाद 15-20 दिन महीने बाद मैंने उस काम को करना छोड़ दिया, तो आपको क्या लगेगा? गौरव ने छोड़ दिया या XYZ कंपनी ही बंद हो गई? आपको तो ये लगेगा कंपनी ही बंद हो गई। और आप अपनी जगह पे सच्चे हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का कोई टीवी में ऐड तो आता नहीं है कि आपको पता भी चल सके कि ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है। तो 50% से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनका परसेप्शन है, जिनको ऐसी धारणा है कि बहुत कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि उनको लगता है जो उन्होंने ज्वाइन की थी वो अब कोई कर नहीं रहा है, तो कंपनी ही बंद हो गई। लेकिन ये सत्य नहीं है। ये तो 50% लोगों की कहानी है। जो बचे हुए 50% लोग हैं दोस्तों, उनको सच में जो कंपनी ज्वाइन कराई गई वो बंद हो गई, सच में ऐसी हुई। लेकिन याद रखिए, ऐसी कंपनीज लिमिटेड हैं। हार्डली 15-20 कंपनीज ही हैं जिनके लोग नाम ले पाएंगे। बोलने के लिए लोग बोलते तो अरे बहुत सारी बंद हो गई, कोई बहुत सारी नहीं है, लिमिटेड कंपनीज है। लेकिन पहले तो ये समझिए कि ये कंपनी बंद हुई क्यों। बंद हो गई ये बड़ी बात नहीं है, बंद होने के पीछे कोई वैलिड कारण तो होना चाहिए, और अपनी वाली चलती रहेगी उसके पीछे भी एक वैलिड कारण होना चाहिए। तो इस बात को समझते हैं कि जो बंद हुई वो बंद हुई क्यों। तो प्लीज इसको एक बार समझने की कोशिश करें। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेटवर्क जो है ना तो अच्छा है ना बुरा है, नेटवर्क ताकतवर है। रिपीट कर रहा हूं, नेटवर्क ना तो अच्छा है ना तो बुरा है, नेटवर्क ताकतवर है। नेटवर्क बनाने वाले आदमी पे डिपेंड करता है कि वो अच्छे काम के लिए नेटवर्क बना रहा है या बुरे काम के लिए नेटवर्क बना रहा है। तो इसी प्रकार अगर कोई आदमी नेटवर्क बना रहा है प्रोडक्ट बेचने की नीयत से कि खूब सारा प्रोडक्ट बिके,
खूब सारा टर्नओवर हो और खूब सारी इनकम आए, तो याद रखिएगा वो एक जेन्युइन काम कर रहा है और खूब लंबे समय तक ये काम चलेगा, सदाबहार चलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो नेटवर्क बना रहे हैं लोगों का पैसा लूटने की नीयत से। इन कंपनीज को बोलते हैं मनी सर्कुलेशन। ये केवल क्या कर रही है, पैसे का सर्कुलेशन कर रही है। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को 10,000 रुपए दे दीजिए और मुझे 4 लोगों से 10,000 रुपए दिलवा दीजिए, तो मेरे पास 50,000 रुपए आ गए, मैं आपको 5,000 रुपए वापस कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, मनी सर्कुलेशन। ना तो इसमें कोई प्रोडक्ट है, ना कोई रिजल्ट आया, ना कोई सेटिस्फैक्शन हुई, केवल मनी का सर्कुलेशन हो रहा है। या एक और उदाहरण देता हूं, सपोज मैंने आपको बोला आप 1,00,000 रुपए मेरे को दो, मैं आपको 4% महीने का ब्याज दूंगा और मुझे 4 लोगों से 1-1 लाख रुपए दिला दो, मैं उन लोगों को भी 4% महीने का ब्याज दूंगा। लेकिन क्योंकि ये 4 लाख रुपए आपके कहने की वजह से आया है, तो 20,000 रुपए मैं आपको और अलग से दे दूंगा। तो अब ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, केवल पैसे का घुमाव हो रहा है। और मनी सर्कुलेशन कंपनीज के साथ समस्या क्या है, इन कंपनीज में शुरू में जो पैसा इनकमिंग है, जो पैसे का इनफ्लो है, वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कंपनी को जो पैसा बांटना है वो बहुत कम बांटना होता है। तो ये कंपनी 6 महीना साल भर बहुत आराम से लोगों को पैसा बांट के भी चल लेती है। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो आके ज्ञान देते हैं उन मेहनती नेटवर्कर्स को कि अरे यार तू 6 महीने से लगा हुआ है, मेरे को देख मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, लाख रुपए लगाए थे, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, तो भी मुझे 2 महीने में 8,000 रुपए आ गए। और मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, मतलब बेवकूफी की इंतहा देखिए, अगर एक आदमी ने 1 लाख रुपए दिया तो पहले 2 साल तो उसी के पैसे कंपनी उसको वापस कर रही है, लोग उसमें भी इतना खुश हो जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या तीर मार दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने किसी को लाख रुपए दिए और वो आपको 4% महीने का ब्याज भी दे रहा है, तो भी पहले 2 साल तो वो आप ही के पैसे आपको वापस कर रहा है, उसमें भी लोग इतना खुश होते हैं, देखो मैंने कुछ किया नहीं और मुझे 6 महीने से 4,000 रुपए महीना आ रहा है बिना कुछ किए। अरे भाई, आप ही के पैसे को किस्तों में अगला वापस कर रहा है आपको। असलियत तो तब पता चलेगी जब ये 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है, जितने भी ये मनी सर्कुलेशन कंपनीज हैं, शुरू में ताम झाम बड़ी बड़ी चमक दिखा के ये लोगों को आकर्षित करती हैं और पैसा बांट देती हैं। क्यों बांट पाती हैं, क्योंकि शुरू में पैसे की इनकमिंग बहुत ज्यादा है, पैसे की जो देनदारी है वो बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे लोगों का आने वाला जो अंदर पैसा है कंपनी के वो कम होने लगता है और जो उनकी देनदारी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि देनदारी बहुत ज्यादा होती है तो उस समय पे कंपनी के पास पैसा होता नहीं, तो कंपनी भाग जाती है। तो पुराने जमाने में कंपनियां भाग जाया करती थी, मतलब ओनर गायब हो गया, पता ही नहीं चला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सन 2015 से पहले, क्योंकि मैं 7 से देख रहा हूँ, तो 2007 से 2015 के बीच में यही होता था, कंपनी आई और एकदम से चंपत हो गई, ऑफिस गायब हो गए या फिर ओनर ही भाग गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। लेकिन 2015 के बाद से मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग ढीठ हो गए, बहुत ज्यादा बेशरम हो गए, बोलते भागना भागना क्यों है। तो वो क्या करते हैं, अपने ही किसी साथी को बोल के केस करवा देते हैं कंपनी में। अब केस करने से क्या हुआ, सोचिए क्या होगा। सपोज करिए कंपनी में केस हो गया, कंपनी के जो अकाउंट है वो सीज हो गए और कंपनी के जो ओनर है वो बंद हो गए। तो अब आप मुझे बताइए, अगर कंपनी का ओनर भाग गया तो आप फिर भी उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हो, आप उनके पास जाके लड़ सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पैसे वापस दो। लेकिन अगर कंपनी में केस ही हो गया तो अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि आप जिसको जाके बोलोगे पैसे दो, वो बोलेगा जी पैसे तो मैं देने को तैयार ही बैठा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आपके जैसे फंसा हुआ हूँ। दिक्कत सबसे बड़ी है, मैं तो पैसा देने को तैयार ही हूँ, सरकार ने मेरे अकाउंट बंद कर रखे हैं, तो मैं आपको पैसा कैसे दूं। तो अब आप कहाँ फंस गए, पहले केस में तो फिर भी आप कुछ कर सकते थे, किसी के अगेंस्ट कुछ जा सकते थे, अब तो जानते हुए भी उस आदमी को जिसने आपके पैसे देने हैं आप उसको कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन अगर कोई कंपनी भाग गई या भागेगी तो उसके पीछे कोई कारण होगा, वो कारण मैंने आपको बता दिया, मनी सर्कुलेशन। वो नेटवर्क बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं उनका पैसा लूटने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पांचों उंगलियां बराबर होती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सामान बेचने की नीयत से पैसा सॉरी नेटवर्क बना रही हैं और खूब इनकम कमा रहे हैं लोग उनके साथ। तो ये बात जब मेरे को मेरे बॉस ने बताई तो मैं बहुत खुश भी हुआ,
लेकिन मैं बहुत ज्यादा एंग्री भी हो गया। एंग्री इसलिए हो गया कि सर जब ये बात सबको पता है तो ये बंद क्यों नहीं होता, ये तो गलत है, ये तो होना नहीं चाहिए, दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड और सब मैंने करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे बॉस ने बोला, अरे भाई रुक जा भाई, शांत शांत गदाधारी भीम, मेरी बात को सुन। आज कलयुग चल रहा है और आप सब जानते हैं कलयुग से पहले था द्वापर युग, द्वापर से पहले था त्रेता युग, और त्रेता युग में आए थे रामचंद्र जी। तो जब वो रामचंद्र जी आए थे ना, उस जमाने में भी, उस युग में भी देवता और राक्षस दोनों मौजूद थे। तो अगर उस जमाने में भी राक्षस थे तो तू कैसे उम्मीद कर सकता है कि कलयुग में राक्षस नहीं होंगे। तो याद रखिए, मेरा आपका काम राक्षस खत्म करने का नहीं है। हमारा काम सिर्फ इतना है, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि मैं सही लोगों के साथ हूं या नहीं, मैं सही टीम में हूं या नहीं। मैं दूसरे की गारंटी नहीं ले सकता। और ये बात मुझे भली भांति समझ में आती है। दुनिया सुधारने निकलूंगा तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं खुद की गारंटी ले सकता हूँ कि मैं सही काम कर रहा हूँ। तो उस दिन, और मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बैकफुट पे मत जाइएगा। बैकफुट पे मैंने क्यों बोला, क्योंकि कई बार लोग हमें बड़ी ग्लानि में, तो बहुत शर्मिंदगी में डालने की कोशिश करते हैं कि अरे यार ये नेटवर्क वाले जो काम है इसमें तो बड़े लोग बेवकूफ बनते हैं, वो बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें खराब लोग नहीं होते। आपको क्या लगता है सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं? नहीं, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो बहुत कमाल की काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे उन्होंने पता नहीं 18-18 घंटे की शिफ्ट की है। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं, आप जानते हैं, जो अपने लालच के लिए लोगों को क्या क्या गलत गलत टेस्ट लिख देते हैं, गलत गलत। आप पता ही है आप सब लोगों को, सारे वकील अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग हैं जो अपने पैसे को कमाने के लिए लोगों को गलत गलत सालों साल तक केस खींचते रहते हैं। लेकिन अच्छे वकील भी हैं, जहाँ पे वो कई बार फीस माफ भी कर देते हैं किसी गरीब आदमी के लिए। सारे हलवाई अच्छे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ हलवाई हैं जो बिल्कुल जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हलवाई आपको पता है जो नकली खोया, अभी दिवाली आ रही है, नकली खोए से मिठाई बना के बेचते हैं। मतलब हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। क्या सारे बिल्डर अच्छे हैं? नहीं। बहुत सारे बिल्डर हैं जिन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया। लेकिन आप भी जानते हैं बहुत से बिल्डर हैं जो भाग गए, जेल में हैं, और आज भी उनका जो करोड़ों रुपए का जो उन्होंने बेचा हुआ है फ्लैट्स, लोग दुखी हैं, उनको फ्लैट भी नहीं मिले और बिल्डर भी नहीं मिल रहा। तो इट मीन्स हर इंडस्ट्री में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग को भी तो इंसान ही चला रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अच्छे लोग भी है और बुरे लोग भी है। मेरा आपका काम बुरों को खत्म करना नहीं है। मेरा आपका काम सिर्फ इतना है, हम अपनी गारंटी ले लें, अपनी कंपनी को देख लें, अपने लोगों को देख लें कि हम जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे काम किस नियत से हो रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में सामान बेचने की नियत से काम चल रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको बिल्कुल भी बैकफुट पे जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग पे बोझ लेने की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने की नियत से नेटवर्क बना रहे हैं। जितना बड़ा नेटवर्क बनाते जाएंगे उतना ज्यादा टर्नओवर होता जाएगा, जितना ज्यादा टर्नओवर होता जाएगा उतना ज्यादा आपकी इनकम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो पहली चीज, कंपनियां क्यों फेल हो जाती हैं वो उन्होंने बता दिया। दूसरा सवाल जो पूछा गया कि चेन बनाते हो और तुम लोग, चेन बनाने वाला काम है, तो वो भी मैंने बॉस को बोला। तो बॉस ने बोला अच्छा एक बात पता, चेन बनाना अच्छा काम है बुरा काम है? तो मैंने बोला मेरे को पता नहीं। तो बोले अच्छा एक बात बता, अगर मैं तेरे को बोलूं मेरे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, तू मेरे बारे में इज्जत लेगा या बुरा समझेगा? मैंने कहा बहुत इज्जत करूंगा। अगर मैं बोलूं मेरे चेन ऑफ पेट्रोल पंप्स हैं, मेरे चेन ऑफ होटल्स हैं, तो तू मेरे बारे में रिस्पेक्ट लेगा या बुरा समझेगा? मैंने कहा बहुत रिस्पेक्ट होगी। तो बोले अगर मैं बोलूं मेरी 50 लोगों की चेन है फिर? और आप सोचिए, लोग बड़ी एसेट होते हैं या पेट्रोल पंप? इंसान बड़ी एसेट है भैया। इंसान इंसान को पैदा कर सकता है, पेट्रोल पंप को पैदा नहीं कर सकता है। तो याद रखिए, चेन बनाना सबसे बड़ा काम है। चेन नेटवर्क का ही दूसरा नाम है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिन शब्दों को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी बहुत लोगों ने मिसयूज कर दिया। जैसे एक शब्द है ब्रोकर, हिंदी में उसको दलाल बोलते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने आगे दलाल या ब्रोकर नहीं लगाते क्योंकि ब्रोकर शब्द को इतने लोगों ने मिसयूज कर लिया कि अब कोई भी अपने आप को ब्रोकर नहीं बोलना चाहता। तो अब लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर की जगह एजेंट बोलने लगते हैं।
कुछ लोग अपने आप को कंसल्टेंट बोलने लगते हैं। आपने सुना होगा मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, मैं एडवाइजर हूँ। अब कोई नहीं बोलता है कि मैं ब्रोकर हूँ। क्यों नहीं बोलता है? शब्द मतलब तो सबका सेम ही है, लेकिन क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उस शब्द को कुछ लोगों ने इतना मिसयूज किया कि अब लोग अपने आगे ब्रोकर लगाना नहीं चाहते। उसी प्रकार चेन शब्द को लोगों ने, चेन शब्द में कोई खराबी नहीं है, चेन और नेटवर्क सेम थिंग है, लेकिन चेन शब्द को कुछ लोगों ने इतना बुरा इस्तेमाल कर लिया कि लोग चेन शब्द से भागने लग गए। लेकिन शब्द खराब नहीं है, कुछ लोगों ने उसको खराब कर दिया, इस वजह से लोगों का समझने का या उसको देखने का नजरिया खराब हो गया। तो चेन इज अबाउट नेटवर्क, और नेटवर्क बना बड़ा होना चाहिए, वो तो हमने काफी देर से बात हम लोग कर ही रहे। तीसरी और अंतिम चीज उन्होंने पूछी, जो मैंने अपने बॉस से पूछी, चलो मैं मान गया सब बढ़िया है, लेकिन ये बताओ इसकी क्या गारंटी है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो मुझे लगा कि मेरे बॉस बोलेंगे, अरे मैं खड़ा हूं ना, तू चिंता क्यों करता है, कामयाब कैसे नहीं होंगे, मैं तेरे को कामयाब करके रहूंगा। मतलब मैंने ऐसे करके कुछ उम्मीद की थी कि मेरे को बोलेंगे वो। तो जैसे ही मैंने बोला कि आप बताइए कि क्या गारंटी है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। मैंने बोला यार कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ, इसलिए कोई गारंटी नहीं है क्योंकि गारंटी नाम का जो शब्द है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप सोचो ना, गारंटी किस चीज की होती है? आप अपने घर से एक जगह पे जाने के लिए निकले, जहां पे जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी है क्या? नहीं। आप ने देखा होगा मैरिजेस में, स्पेशली जो अरेंज मैरिज होती है, उसमें कितनी देर आदमी मिलता है? आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत हो गया 2-3 मुलाकात। लेकिन उस 2-3 मुलाकात के बाद जब आप मैरिज करने का डिसीजन लेते हैं, गारंटी होती है कि पूरी जिंदगी मैरिज चल जाएगी? नहीं। तो क्या इस वजह से मैरिज करना छोड़ देते हैं? नहीं। क्या इस वजह से ट्रैवल करना छोड़ देते हैं? नहीं। भाई मैंने एमबीए किया एमिटी से, मेरे फादर ने इवन 4,10,000 रुपए का एजुकेशन लोन लेके मुझे एमबीए करवाया। लेकिन आपको क्या लगता है एमिटी ने मुझे कोई गारंटी लेटर लिख के दिया था कि यहाँ से अगर आप एमबीए करोगे तो आपको नौकरी की गारंटी देते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर क्यों किया, फिर क्यों पैसे दिए? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी, एक संभावना थी कि अगर एमबीए कर लूंगा तो एक नॉर्मल ग्रेजुएट से बेहतर नौकरी लग सकती है। लेकिन सकती है, लगेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो पहली चीज तो आप भी ये याद रखिएगा, बिजनेसेस और जीवन गारंटीज पे नहीं, पॉसिबिलिटीज पे चलते हैं। बिजनेसेस और जीवन गारंटीज पे नहीं, पॉसिबिलिटीज पे, संभावनाओं पे चलते हैं। तो जब इस बिजनेस के लिए मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि भैया इस बिजनेस में कामयाब होने की संभावना है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी संभावना को बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कामयाबी की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो 2 चीजों का ध्यान रखिए। पहला, जहां सीखने वाले में सीखने की नियत हो, जहां सीखने वाले में सीखने की नियत हो, और सिखाने वाले में सिखाने की काबिलियत हो, और जहां इन दोनों चीजों का मिलन हो जाए, याद रखिएगा, वहां सफलता की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सिखाने वाले हमेशा काबिल ही मिलते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा काबिल मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पे तो सिखाने वाले को सिखाने की पदवी या सिखाने वाले को सिखाने के राइट्स ही तब मिलते हैं जब उसने खुद कुछ अचीव किया हो, नहीं तो उनको तो अलाउड ही नहीं है सिखाना। जैसे यहाँ पे आपको जितने भी सीनियर्स मिलेंगे वो मिलेंगे जिन्होंने खुद पहले कुछ अचीव किया और फिर वो आपको सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों की कामयाबी के चांसेस क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि सीखने वाले में सीखने की नियत नहीं होती। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि लोगों का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, लोगों की जो पास्ट नॉलेज है, वो उनको आने वाले नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य के लिए पढ़ने नहीं देती। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप में से हो सकता है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप में से हो सकता है कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर हो, लेकिन जो कमाल के डॉक्टर है, क्या आप में से कोई आदमी ये बोल सकता है क्योंकि आप कमाल के डॉक्टर हैं इस वजह से रोटी तो आप यूं ही गोल बना लेते हैं, बस वैसे ही बिना सीखे बना सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं।
क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि आप कमाल के सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आप स्विमिंग तो यूं ही कर लेंगे बिना सीखे? आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं। देखिए, सर्जरी करना एक अलग कला है, रोटी गोल बनाना एक अलग कला है, इंजीनियरिंग या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैलेंस शीट मिलाना ये अलग कला है, लेकिन स्विमिंग करना एक बिल्कुल अलग कला है। उसी प्रकार आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या जो आपकी पास्ट जॉब है, या जो आपकी पास्ट बिजनेस है, उसके अलग तरीके की नॉलेज चाहिए कामयाब होने के लिए। लेकिन अगर आपकी फील्ड बदलती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो आपको ये सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आप बाकियों से जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोच के आते हैं कि आपको सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आप गलत फहमी में हैं। तो फिर दोहरा रहा हूं, जहां सीखने वाले में सीखने की नियत हो और सिखाने वाले में सिखाने की काबिलियत हो, और जहां इन दोनों का मिलन हो जाए, वहां पे सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जब मुझे पता चली, तो ये पता करने के बाद मैंने डिसाइड किया फिर से कि यस, मुझे कॉन्फिडेंस आया। मुझे लगा कि अब मैं दोबारा से इस बिजनेस को परस्यू करता हूँ। जो मेरा कॉन्फिडेंस शेप हो गया था, मैंने दोबारा से ट्राई किया कि अब मैं दोबारा से इसको करूंगा, और मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, रिटेलिंग से शुरू करता हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग से अपने काम की शुरुआत करता हूँ। ये सोच के मैंने दोबारा से रिटेलिंग शुरू की। और जैसे ही मैंने रिटेलिंग शुरू की, मतलब मैंने ये मन बनाया कि अब मैं सामान को बेचूंगा, खूब प्रोडक्ट के ऑर्डर मेरे को मिलने लगे, लोग बोलने लगे, अरे यार मुझे तो ये सामान बहुत पहले से चाहिए था, आप कहाँ पे हैं, आप मुझे बताइए, आप मेरे को बताइए किसी ना किसी तरीके से, मैं जरूर जो है, मैं कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही मैंने ये करना शुरू किया, वैसे ही आप समझिए कि कहीं ना कहीं मेरे को जो है प्रॉब्लम आने लग गई प्राइस ऑब्जेक्शन की। मेरे को लोग बोलने लग गए कि नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। तो जैसे ही लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं एक और समस्या में फंस गया। और हो सकता है कि आपको भी ये समस्या आती हो कि लोग आपको कहते हो कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज्यादा महंगे हैं। अगर आपको ये समस्या आती है, तो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये पता करने के बाद आपका ये सवाल परमानेंट खत्म हो सकता है। तो अगर आपने देर से, अगर अभी भी, अब मुझे पता नहीं किस मुद्रा में आप हैं, लेटे हैं या बैठे हैं, लेकिन इस सेक्शन के लिए कम से कम आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। करिए, पेपर पेन के साथ बैठिए। अगले 10 मिनट में मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर करूंगा, जिससे आपको बहुत तगड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। तो याद रखिएगा, आप जब भी कोशिश करते हैं प्रोडक्ट को बेचने की, और आपको सामने से इस तरीके का ऑब्जेक्शन आता है कि जी प्रोडक्ट बहुत महंगे है, तो याद रखिए हर प्रोडक्ट में दोस्तों दो चीजें छुपी होती है। हर प्रोडक्ट में दो चीजें छुपी होती है। पहली चीज होती है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उस सामान को इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल, पेन। पेन की यूटिलिटी क्या है? वो लिखने के काम आता है। मोबाइल, मोबाइल की यूटिलिटी क्या है? ये एक दूसरे से फोन पे बात करने के काम आता है। दिस इज मोड ऑफ कम्युनिकेशन। गाड़ी, कार की यूटिलिटी क्या है? कि ये काम आता है गाड़ी चला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया यूटिलिटी का। याद रखिएगा, लाइफ में आप जब भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी बेचेंगे, तो हमेशा प्राइस आगे हो जाएगी, प्रोडक्ट पीछे छूट जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, प्राइस आगे हो जाएगी और प्रोडक्ट पीछे छूट जाएगी। और आपको अक्सर ये प्रॉब्लम आएगी कि प्रोडक्ट बहुत महंगे। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं बोलूं कि दीदी आप ये तेल ले लीजिए, ये तेल आपके बाल में नमी बनाएगा और आपके बाल को कंघी करने के काम आएगा। तो मैंने क्या कोशिश की? उस तेल की यूटिलिटी बेचने की कोशिश की। अगर मैं बोलता हूँ भैया
आप ये साबुन ले लीजिए, इस साबुन से आप अपने शरीर को साफ रख सकते हैं। तो मैंने क्या गलती की, मैंने प्रोडक्ट की यूटिलिटी बेचने की कोशिश की, तो सामने से ऑब्जेक्शन क्या आएगी, जो आप मुझे साबुन दे रहे हो इससे सस्ते में तो 2 मिल जाएंगे। मैं गलती क्या की, आपने यूटिलिटी बेचने की कोशिश की। लेकिन याद रखिए, हर प्रोडक्ट में 2 चीजें छुपी होती हैं, पहला उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी और दूसरा सामने वाले की समस्या का समाधान। रिपीट कर रहा हूं, सामने वाले की समस्या का समाधान। आप जब भी यूटिलिटी बेचेंगे, प्राइस आगे हो जाती है, प्रोडक्ट पीछे रह जाता है। लेकिन आप जब भी जीवन में समाधान बेचेंगे, सॉल्यूशन बेचेंगे, तो हमेशा सॉल्यूशन आगे हो जाएगा और प्राइस पीछे छूट जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आप में से कितने लोग हैं जो कभी भी किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाके आपने बोला कि डॉक्टर साहब आज अपनी फीस थोड़ी कम लगा लो, आप बड़ी महंगी फीस ले रहे हो, इस बार आपको तो पता ही है महीने में आना जाना लगा ही रहता है, इस बार वाली फीस छोड़ दो। कभी आपने ऐसा किया? नहीं। कभी ऐसा कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आपको यूटिलिटी नहीं बेच रहा है, डॉक्टर आपको अपनी डिग्री नहीं बेच रहा है, डॉक्टर आपको आपकी समस्या का समाधान बेच रहा है। याद रखिए, जो सोल्यूशन बेचता है वहां पे सोल्यूशन आगे हो जाता है और प्राइस पीछे छूट जाता है। तो एग्जाम्पल के रूप में, अगर वो सेम तेल मुझे बेचना होगा तो मैं कैसे बेचूंगा? दीदी, मैं देख पा रहा हूं आपकी ये जो यहाँ पे ना बालों के बीच में गंज बनाना शुरू हो गया, बाल उड़ने शुरू हो गए हैं, मैं आपको एक तेल ला के दूंगा, आप वो तेल लगाना, आपका यहाँ से जो बाल उड़ रहे हैं ना वो उड़ने बंद हो जाएंगे, बल्कि जहां से बिल्कुल बाल उड़ चुके हैं वहां पे भी थोड़े थोड़े जो बाल हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसको रात को लगा के आपको सोना पड़ेगा। बस थोड़ा ध्यान रखना कि तेल जो है वो लगाते समय वो चूके यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे तेल आ गया और यहाँ पे बाल आ गए तो मैं जिम्मेवार नहीं। समझ में आई? भैया मैं देख पा रहा हूँ आपके ना चेहरे के ऊपर ना यहाँ पे जो पिंपल्स निकल रहे हैं उसके बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दाग भी बनते जा रहे हैं। मैं आपको एक नीम सोप ला के दूंगा, आप वो साबुन यूज करना, आपके ये जो पिंपल्स है ना वो 100% गायब हो जाएंगे। बल्कि एक क्रीम भी दूंगा, आपके जहाँ पिंपल्स खत्म होते जाए आप वो क्रीम लगाते जाना, तो आपके ये जो पिंपल्स के जो दाग है ना वो दाग भी 100% जो है वो गायब हो जाएंगे। नाउ व्हाट डिड आई डू? मैंने क्या किया? मैंने प्रोडक्ट की यूटिलिटी नहीं, सामने वाले की समस्या का समाधान दिया। याद रखिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सामान बेचेंगे फंस जाएंगे, सामान बेचेंगे फंस जाएंगे, समाधान बेचेंगे तो निकल जाएंगे, समाधान बेचेंगे तो निकल जाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो यही गलती करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सामान बेचने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटी बेचने की कोशिश करते हैं और फिर आखिरी में फंस जाते हैं। और ये जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसी टेक्निक में एक चीज और जोड़ रहा हूँ, ये फॉर्मूला केवल प्रोडक्ट सेलिंग के लिए नहीं है, तीनों कामों के लिए यूज होगा। जो लोग सीनियर नेटवर्कर्स हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको 3 चीजें बेचनी होती हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा बिजनेस, तीसरा प्रोग्राम। रिपीट कर रहा हूं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा बिजनेस और तीसरा प्रोग्राम। ये तीनों चीजें एक नेटवर्कर को बेचनी आनी चाहिए। अगर ये तीनों में से एक भी चीज आप कहते हो मैं नहीं बेच सकता, प्रोडक्ट बेच सकता हूं सर, बिजनेस नहीं बिकता मेरे से, फंस जाओगे आप। अगर आप बोलते हो प्रोडक्ट और बिजनेस तो जितना मर्जी बिकवा लो जी, पता नहीं प्रोग्राम नहीं मैं बेच पाता, प्रोग्राम में नहीं बंदे बुला पाता, आप फंस जाओगे। आप आगे निकलिए, आपको तीनों कला में, तीनों चीजें बेचने की कला में निपुण बनना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूला तीनों पे काम करेगा। आप अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो प्रोडक्ट मत बेचिए, समाधान बेचिए। दीदी आपकी बालों के झड़ने की समस्या का समाधान है तेल, बिक जाएगा। बिजनेस मत बेचिए, मेरे बिजनेस में आपको लाखों रुपए महीने की इनकम आ सकती है, इस बिजनेस से आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये आपके बिजनेस के फीचर्स हैं, यूटिलिटी है, मत बेचिए, फंसेंगे। अगर बिजनेस बेचना चाहते हैं तो सामने वाले की समस्या को पकड़िए। हो सकता है उसकी समस्या है कि उसके बच्चे की स्कूल की फीस वो नहीं निकाल पा रहा, तो आपको क्या बोलना चाहिए?
देखिए जी, मैं बिल्कुल समझ गया। ये जो आपके बच्चे की स्कूल की फीस है ना, मेरे बिजनेस के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये स्कूल की फीस हम हर महीने निकालेंगे। वो आदमी आपके साथ आ जाएगा, क्योंकि आपने उसकी समस्या का समाधान बेचा उसको। उसी प्रकार जब आप प्रोग्राम बेचने जाते हैं, लोग ये बहुत गलती करते हैं, भाई तू प्रोग्राम में आ जा, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें 5,000 लोग आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़े अचीवर आ रहे हैं, वो अपनी गाड़ी ला रहे हैं, बाड़ी ला रहे हैं, बंगला ला रहे हैं, घोड़ा ला रहे हैं। अब एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि आप वही गलती कर रहे हैं। आप फीचर्स बेच रहे हैं, प्रोग्राम की यूटिलिटी बेच रहे हैं, नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा। लोग मैंने देखा है क्या कोशिश करते हैं बेचने की, ट्रेनिंग बेचने की कोशिश करते हैं। पढ़ने के नाम से आज तक कभी कोई आया है क्या यार? क्या बात करते हो आप? और ऐसा कौन सा बच्चा होता है जो बोलता है आज एग्जाम है, मैं सबसे पहले जाऊंगा? ऐसा कौन सा बच्चा होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कोई यार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी समस्या को पकड़ना पड़ेगा। सपोज करो एक आदमी आपके साथ बिजनेस में जुड़ गया, लेकिन वो लोगों की सेल क्लोज नहीं कर पा रहा, तो आपकी समस्या क्या है उसकी? वो सेल क्लोज नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या करना है? आपको उस प्रोग्राम को उसकी समस्या का सोल्यूशन के रूप में बेचना है कि देख भाई, मैं देख पा रहा हूं तूने कम से कम 12-13 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई है, लेकिन सेल क्लोज नहीं कर पा रहा है। मैं तेरे से वादा करता हूं कि तू उस प्रोग्राम में चल, उस प्रोग्राम में जाने के बाद तू इस सेल क्लोजिंग की समस्या का सोल्यूशन पालेगा, ये मैं तेरे से वादा। दिस इज द वे यू शुड सेल द प्रोग्राम। अगर आपको समझ में आता है कि ये बंदा है, ये सेल क्लोजिंग तो कर लेता है, लेकिन इसको लोगों को अपनी टीम में रिटेन करना नहीं आता। ये आपको देखो पता है सामने वाले की समस्या क्या है, तो आपको क्या बोलना चाहिए? तो इस प्रोग्राम में चल, वहां पे जाके अपने को सीखने को मिलेगा कि अगर अपनी 5 लोगों की टीम बन गई तो उन 5 लोगों को टिका के कैसे रखना है, रिटेन कैसे करके रखना है, इसका सोल्यूशन तेरे को उस प्रोग्राम के अंदर मिलेगा। याद रखिए, सामान नहीं बिकेगा, बिजनेस नहीं बिकेगा, प्रोग्राम नहीं बिकेगा। एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो केवल समाधान बिकेगा, समाधान बिकेगा और समाधान ही बिकेगा। लेकिन अब समस्या ये है, समाधान बेचना तो हम सबको आता है, लेकिन समाधान तो तब बेचे ना जब समस्या पता लगे, और समस्या तो तब पता चले जब हम सुने। क्योंकि आधे से ज्यादा नेटवर्करों को तो बोलने का कीड़ा, उनको लगता है मैं तो बोल के ही सेल क्लोज कर लूं। बोल के नहीं, सुन के क्लोज होती है सेल। बोल के नहीं, सुन के क्लोज होती है सेल। अच्छा, इसको उल्टा करते हैं, मैंने आज तक कभी एग्जांपल दिया नहीं, लेकिन एक बार आप सोचो, आपको एक लड़की पसंद आ गई, और अगर कोई लड़कियां सुन रही हैं तो मान लेते हैं आपको कोई लड़का पसंद आ गया, और आपको लगता है कि मुझे इसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है और भविष्य में मेरे को इससे शादी करनी है। किसी खराब नियत से नहीं, अच्छी नियत से आपको लगता है कि यार ये लड़की अच्छी है, मुझे इससे अल्टीमेटली फ्रेंडशिप करके इसको मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है और मैं इसको शादी करना चाहता हूँ। अब आपने उस लड़की को अप्रोच किया और आपने उसको बोला कि हम लोग एक डेट पे चलते हैं। उस डेट पे जाने के बाद आप डिसाइड करना कि हम आगे इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करें, और अगर आप मना करोगी तो मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आपको कभी डिस्टर्ब नहीं। और वो लड़की भी मान गई कि चलो जी हम चलते हैं, एक डेट पे चलते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, पहले आधा घंटा खाना वाना खाएंगे और आधा घंटा कोई बातचीत करेंगे, 1 घंटे के बाद में बताऊंगा। आप खुद सोच के बताइए, उस 1 घंटे के दौरान अगर आप चाहते हो कि वो लड़की आपको समझे और आपसे तरफ आकर्षित हो, तो आप क्या करके उसको आकर्षित कर सकते हो? अपने बारे में बोल के या उसके बारे में जान के? आप बताओगे पहले वाला या दूसरे वाला? इशारे से बताना। जो बोलते हैं खुद अपनी तारीफ करके उसको आकर्षित करूंगा, वो पहली उंगली दिखाए। और जो बोलता है नहीं जी अपनी तारीफ या अपने बोलने से कुछ नहीं होगा, सुनने से बात बनेगी, वो 2 दिखाए। जिनको लगता है कि दूसरे वाले तरीके से ज्यादा आकर्षण पैदा होगा, बिल्कुल दूसरे वाले से ही होगा भाई। सामने वाले की सुनने से ही आप उसको आकर्षित कर सकते हो। समस्या क्या है कि जब आप जाते हो किसी के बाद तो ये रूल भूल जाते हैं। प्लीज समझिए, अगर 1 घंटे की मीटिंग है तो आप 50 मिनट बोलते हो, कई बार लोग 55 मिनट बोलते हैं, और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ वो 59 मिनट्स बोलते हैं। आखिरी के 1 मिनट सामने वाला बोलता है धन्यवाद, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, थैंक यू सो मच। नहीं चाहिए, इसको उल्टा कर दो। 50 मिनट बोलो मत, 50 मिनट सुनो। 50 मिनट बोलो मत, 50 मिनट सुनो। किसी की सुन के ही आप उसको आकर्षित कर सकते हो, अपनी बोल के नहीं। लेकिन आखिरी के 10 मिनट फिर वो बोलो
जो वो सुनना चाहता है। आखिरी के 10 मिनट सिर्फ वो समाधान दीजिए जो उसकी समस्या को खत्म कर सके। अगर आप ये कला सीख गए, पहले सामने वाले की सुनना, उसकी समस्या को पकड़ना और उसकी समस्या का समाधान प्रपोज करना, आपसे बेहतर ना कोई प्रोडक्ट बेच पाएगा, ना कोई बिजनेस बेच पाएगा, ना कोई प्रोग्राम में बंदे ला पाएगा। ये मैं आपसे बात, तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ये वाली टेक्निक जब मैंने सीखी तो वहां से फिर मैंने प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर मैं आगे जाता गया, और प्रोडक्ट सेलिंग के बाद फिर मैंने धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाने के बारे में प्लान किया। नेटवर्क बनाने के लिए जब मैं लोगों के पास गया तो फिर मुझे अलग अलग परेशानियां आने लगी। कुछ लोग बोलने लगे मैं तेरे साथ काम तो करना चाहता हूँ भाई, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। कुछ लोगों ने बोला यार काम तो करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। कुछ लोगों ने बोला यार मैं बेच नहीं सकता, सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मेरे से बेचा नहीं जाता। तो ये आखिरी सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो मेरे पास सवाल आए और उनके क्या मैंने आंसर्स दिए। लेकिन इसके बाद अगर आपके कोई सवाल होंगे तो अंत में आप मेरे से पूछिएगा और फिर मैं उसके आंसर्स आपको दूंगा। तो इन तीनों के सवालों के जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहली चीज, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल तो जरूर आप लोगों के सामने आता ही होगा, क्योंकि नेटवर्कर का सबसे बड़ा समस्या यही है कि जी लोग सब कुछ समझ लेते हैं, अंत में कह देते हैं मेरे पास पैसे नहीं। तो याद रखिए, ये समस्या आपके पास अगर आ रही है तो 90% तो पहली वाली वजह से आ रही है। मतलब आपने समाधान नहीं दिया, यूटिलिटी बेची, तो आदमी सिचुएशन से बचने के लिए आपको बोल देता है मेरे पास पैसे नहीं। तो पहले तो समझ लो, इससे पहले के स्टेप अगर ठीक कर लिए तो ये समस्या नहीं आएगी। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ केसेस में ये जेन्युइन समस्या आती है कि लोग बोल देते हैं पैसा नहीं। ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं, लेकिन वो आपको टालना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को समझिए। देखिए, इंसान ना एक समय पे बहुत सारी चीजें सोच नहीं पाता। तो आप सोचिए, अगर वो आपको पैसे नहीं दे रहा तो उसको क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है कि इस व्यक्ति को पैसा देने से बेहतर है कि इस पैसे को मैं अपने पास ही रखूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सामने वाले को क्या लग रहा है, इस व्यक्ति को पैसा देने से बेहतर है कि मैं इस पैसे को अपने पास ही रखूं। तो आपको उसको क्या बताना है कि अगर तू पैसा अपने पास रखेगा तो वो तेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक है एज कंपेयर टू मेरे को दे दे। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ये सामने वाले को प्रूव कर देते हो कि तेरे पास पैसा रहेगा तो वो ज्यादा तेरे को नुकसान देगा बनिस्बत कि तू पैसा मेरे को दे दे, तो वो सामने वाला अपने आप आपको पैसा दे दे। तो ये आप कैसे उसको प्रूव कर सकते हो, इस बात को समझ। देखिए, पैसे के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पैसे के साथ आप केवल 4 चीजें दुनिया में कर सकते हैं। पहली चीज, आप पैसे को स्पेंड कर सकते हैं, खर्च सकते हैं। जैसे आपने कोई शर्ट खरीदी, बदले में आपको शर्ट मिल गई, मतलब पैसे दिए बदले में शर्ट मिल गई, इसको बोलते हैं स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर। पैसे को खर्च कर दिया। दूसरा, आप पैसे के साथ क्या कर सकते हैं, आप पैसे को वेस्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। कैसे? सपोज करिए आपके मन में आया कि मैं जिम करूंगा और आपने 10-12 एक्सरसाइज की इक्विपमेंट्स खरीद लिए। अब वो घर के किसी कोने में पड़े हुए धूल खा रहे हैं, घर वाले भी गालियां दे रहे हैं, भैया इनको हटाओ, इनमें जगह घेर रखी है, और वो छत पे पड़े हैं। तो ये क्या हुआ, पैसे की वेस्टेज हो गई, पैसा खर्चा, बदले में कुछ मिला नहीं। तीसरा, आप पैसे को सेव कर सकते हो, बचत कर सकते हो। जैसे आपने 1000 रुपए, 5000 रुपए अपनी अलमारी में रख दिए, ये सोच के कि किसी बुरे वक्त में काम आएंगे। तो पहली चीज, आप पैसे को स्पेंड कर सकते हो, पैसे को आप वेस्ट कर सकते हो, या पैसे को सेव कर सकते हो। इन तीनों केसेस में या तो आपका पैसा कम हो जाएगा या जीरो हो जाएगा। सेविंग में भी पैसा कम कैसे होता है? सपोज आज आपने अलमारी में 100 रुपए रख दिए, 100 रुपए में आज 6 केले आते हो। 3 साल बाद आपने 100 रुपए निकाले, 100 रुपए तो 100 रुपए ही है, लेकिन उनकी कीमत कम हो गई क्योंकि अब केले 6 की जगह 5 आएंगे। तो इसलिए कहते हैं, आप चाहे पैसे को स्पेंड कर दें, चाहे पैसे को आप वेस्ट कर दें, चाहे पैसे को आप सेव कर लें, तीनों ही केस में या तो पैसा कम हो जाएगा या पैसा फिनिश हो जाएगा। चौथी और अंतिम चीज, लास्ट चीज जो आप कर सकते हो पैसे के साथ, वो है आप पैसे को निवेश कर सकते हो, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप सामने वाले को बोल सकते हो कि देख भाई, अगर तू आज 50,000 रुपए मुझे नहीं दे रहा तो तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, 4 ही चीजें कर सकता है। वेस्ट करेगा तो खत्म, स्पेंड करेगा तो खत्म, सेव करेगा तो कम।
तो चौथी और अंतिम चीज क्या रह गई, तो तू पैसे को निवेश कर सकता है। अब मान लेते हैं उसने पैसे को निवेश किया, तो कहाँ निवेश कर सकता है? बैंक अकाउंट में रख सकता है, एफडी करा सकता है, ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में डाल सकता है। तो आप मुझे बताइए एफडी में बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो आज आपको बताता हूँ 5% मिलता है मैक्सिमम साल का। एफडी करा देगा तो 6 मिल जाएगा। बहुत म्यूचुअल फंड में कमाल का कोई प्लेयर होगा तो 10 मिल जाएगा। मतलब 50,000 रुपया 5,000 रुपए की इनकम देके जाएगा उसको, वो भी 1 साल के बाद। रिपीट कर रहा हूं, 50,000 रुपया 5,000 रुपए की आमदनी देके जाएगा, वो भी 1 साल के बाद। तो आपके और मेरे को क्या प्रूव करना है? हमें लाखों रुपया नहीं दिखाना है उसको, हमें केवल ये प्रूव करना है कि मेरे काम में तुझे ये 5,000 रुपए से ज्यादा इनकम पहले महीने में आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं और आप उसको ये प्रूव कर दें कि भाई अगर ये 50,000 रुपए तेरे पास रहेंगे तो ये 55,000 रुपए बन जाएंगे 1 साल के बाद। मैं तेरे से वादा करता हूं कि पहले महीने में तेरी इनकम 5,000 के ऊपर बनवा के दूंगा, उसके बाद जो तू पूरे 11 महीने कमाएगा वो तेरा बोनस है। ये किसी को भी कॉमन सेंस से समझ में आता है। अगर मैंने 50 इनको दे दिए तो ये महीने में कह रहे हैं 5,000 कमा के दूंगा, यहाँ पे साल में आएंगे। तो अगर ये 1 में नहीं 2 में भी दे देंगे, 6 में भी दे देंगे, तो भी कम से कम उस बैंक से तो मुझे ज्यादा ही इनकम प्राप्त होगी। तो ये तरीका है लोगों को, उन लोगों को हैंडल करने का जो आपको बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। और याद रखिए, लोगों को आपको जरूरत नहीं है लाखों करोड़ों रुपया दिखाने की। अगर आप उनको एक फेयर कंपैरिजन दिखाते हैं, भाई तेरा 50 का 55 होगा, मैं यहाँ पे तेरे को 5,000 रुपए की इनकम पहले महीने में कमा के दूंगा। या अगर किसी से आप कह रहे हैं 10,000 रुपए, तो आप उसको क्या बोलोगे? तेरा 10,000 रुपए तेरे पास पड़ा रह गया, और अगर तूने निवेश भी कर दिया तो भी 10,000 रुपए तेरे को 1,000 रुपए छोड़ के जाएगा, वो भी 12 महीने के बाद। मैं ये वादा करता हूँ इस 1,000 से ज्यादा की इनकम तेरी 1 महीने में बनवा के दूंगा। उसके ऊपर तेरा जो भी पूरे 11 महीने में इनकम आएगी वो तेरा बोनस है। तो आदमी को समझ में आता है। दूसरा, कुछ लोग ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो जो लोग ये बोले मेरे पास टाइम नहीं है, उनको आप ये बोल सकते हैं कि देखिए भैया, समय के साथ, मतलब पैसे के साथ तो फिर भी 4 चीजें संभव थी, समय के साथ तो 3 ही है। 3 कैसे? या तो आप समय को वेस्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कई बार हम लोग पता नहीं फेसबुक यूट्यूब पे क्या क्या देखते रहते हैं घंटों घंटों, और फिर हमें पता चलता है 3 घंटे निकल गए, 2 बज गए रात के। तो वो क्या हो रहा है? समय बर्बाद ही हो रहा है वो। दूसरी चीज, समय को आप स्पेंड कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ मूवी देखने गए, नौकरी पे गए, तो वहां पे आपने वेस्ट नहीं किया, समय स्पेंड किया, क्योंकि बदले में सैलरी मिली या बदले में सेटिस्फैक्शन मिली। तीसरी चीज, क्या आप समय को सेव कर सकते हैं? ऐसा कोई तरीका बनाया भगवान ने कि आज 2 घंटे खराब है तो आपने बोला ये यहाँ से काट दो, मरने वाला होगा तो उस दिन ऐड कर देना, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो सेविंग तो पॉसिबल नहीं है। तो पहला, आप समय को वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, समय को स्पेंड कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम, आप समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं, समय को निवेश कर सकते हैं। याद रखिए, नौकरी में, दुकानदारी में और खेती में, रिपीट कर रहा हूं, नौकरी में, दुकानदारी में और खेती में आप केवल और केवल या तो समय को वेस्ट कर सकते हैं या समय को स्पेंड कर सकते हैं, या तो समय को बर्बाद कर सकते हैं या समय को खर्च सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान के लिए इकलौता, एकमात्र ऐसा काम है जहां पे आप समय को निवेश कर सकते, इन्वेस्ट कर सकते। कैसे? सपोज करिए ये सेम सेमिनार 1,000 लोगों के हॉल में हो रहा हो, और मैं 2 घंटे के लिए ये सेम प्रेजेंटेशन उन 1,000 लोगों के बीच में दूं। 1,000 में से 90% लोग बोले, तो 990 लोग बोले इतना बकवास प्रोग्राम हमने आज तक नहीं देखा, बिल्कुल समय वेस्ट हो गया हमारा, बेकार का बंदा है। लेकिन बचा वो 1%, केवल 10 लोग अगर बोले नहीं यार, बात में तो गौरव के दम है, और अगर ये सारी चीजें इसके लिए हो सकती हैं तो हो तो हमारे लिए भी सकती हैं, और वो दिन में 1 घंटा अपने खुद के लिए ये काम करना शुरू कर दें। तो अगर आप मेरे एंड पे देखें तो मेरी 2 घंटे की इन्वेस्टमेंट ने मुझे 10 घंटे की डेली की रिटर्न दे दी। कब तक? जब तक वो 10 लोग जिंदा हैं तब तक। आप बताइए, इससे ज्यादा बड़ा रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, आरओआई तो संभव ही नहीं है मेरे भाई, जिसमें आपने लगाए घंटे सौयों में
आपके रिटर्न आ रही है हजारों लाखों के अंदर। आप सोचिए, असली जन्म जन्मांतर के रिश्ते तो यहीं पर ही हैं, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी जो काम करूंगा उसका फायदा मेरे अपलाइन को होगा, ये बड़ी बात नहीं है। मेरे जाने के बाद जो मेरी अगली जनरेशन, जो मेरे बच्चे भी जो काम करेंगे, उसका फायदा भी मेरी अपलाइन की अगली जनरेशन को होगा। इससे ज्यादा बढ़िया रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों संभव